हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोमांस रीडर। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे और मज़ेदार से नॉवल आप लोग इंजॉय करते रहें। तो चलते हैं एक ज़बरदस्त नॉवल की तरफ। होप हाइड, होप रन, होप छुप जाओ, होप भागो। अंधेरे कमरे में खून में लथपथ तड़पता वजूद बड़बड़ा रहा था। दूर अलमारी के अंदर बैठी वो 9 साल बच्ची फटी फटी आंखों से उस वजूद को देखा। उस वजूद की गर्दन पर तेज धार ब्लेड चलाने वाले हाथ को वो साकित नजरों से देख रही थी। हाथ के पास बाजू की एक साइड पे बना लिंक्स का टैटू वाज़ेह नजर आ रहा था। वो सहम के सिसकियां दबा रही थी। उसका वजूद साकित था, यूं जैसे सांस लेना भी जुर्म हो। वो स्याह लिबास और छुपे हुए चेहरे वाला लंबा इंसान जिसके बाजू पर टैटू बना था, अपना काम करते ही जा चुका था। कमरे में अब वो दोनों अकेले थे, मगर अपनी अपनी जगह पे जमे थे। वो मर्द जख्मी होने की वजह से हरकत करने से कासिर था और वो बच्ची खौफ से पथरा चुकी थी। फिर उसके सामने वो तड़पता वजूद साकित हुआ और उसका सर एक तरफ लुढ़क गया। डैडी, आई एम स्केयर्ड, प्लीज डोंट डाई। डैडी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मरना नहीं। बच्ची की आंखों में तेजी से पानी जमा हो रहा था। वो चीखना चाहती थी, बाप को पुकारना चाहती थी, मगर दिल इतना घबराया कि धड़कन रुकने लगी और वो वहीं उस घुटन ज़दा छोटे कमरे की उस लकड़ी वाली नहायत छोटी अलमारी में बैठी बैठी बेहोश हो गई। So this is what you said earlier. You were talking about the project I am working on, Mr. Derek. तो तुमने पहले यही कहा था, तुम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मिस्टर डेरिक। वो संजीदगी से बोलते हुए लैपटॉप की स्क्रीन सामने बैठे कदरे जवान मर्द की तरफ कर गया। डेरिक ने स्क्रीन की तरफ देखा। एक मुकम्मल प्रोजेक्ट की तफसील थी, प्रोजेक्ट जो वो लेने की बात करने आया था। डेरिक ने आंखें सुकेड़ के तफसीलात देखनी चाहिए, मगर वो हाथ रखता यकदम ठप की आवाज से लैपटॉप बंद कर गया। दिस इज नॉट नाइस बिहेवियर टुवर्ड योर बिजनेस पार्टनर मिस्टर ओब्राउन। दिस इज माई वर्क, दिस इज माई राइट टू हैव दिस प्रोजेक्ट। आई विल नॉट लेट यू विन, एट लीस्ट नॉट नाउ। ये अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा रवैया नहीं है मिस्टर ओब्राउन। ये मेरा काम है, ये प्रोजेक्ट लेने का मेरा हक था, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, कम से कम अब नहीं। वो गुस्से से चीखा। उसने उस नागवार चीखती हुई आवाज पर आंखें बंद करके खोली और नफी में सर हिलाया। मॉरिस, कैन यू प्लीज शो हिम द वे टू गो। मॉरिस, क्या तुम प्लीज उसे जाने का रास्ता दिखा दोगे। वो रुख मोड़ के बोलता लैपटॉप एक तरफ रख गया। डेरिक गुस्से से उठ के वहां से निकल गया। उसके राइट हैंड मॉरिस ने गहरा सांस भरा। वो वाकई ये प्रोजेक्ट लेने की पहले से कोशिश कर रहा था। मॉरिस लैपटॉप उठाकर उसकी जगह पे रखते हुए टेबल पे बिखरा सामान सेट करने लगा। आहिस्ता से उसे समझाना चाहा, मगर वो एक नज़र मॉरिस को देखता अनसुना कर गया। सब कोशिश करते हैं, मैंने भी कोशिश की, मैं कामयाब हो गया। उन्हें अपनी कोशिशों को इतना स्लो नहीं रखना चाहिए था। संजीदा से लहजे में बोलते हुए उसने सारा इल्जाम दूसरों पर डाल दिया, यानी जो वो काम नहीं कर सके इसमें उनका कसूर था। अगर उसने छीन लिया तो ये बस एक कोशिश थी जो कामयाब ठहरी, मतलब वो बुरा तो बिल्कुल नहीं था। यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। मॉरिस ने हार मान ली। टेबल अब बिल्कुल साफ थी और सब चीजें तरतीब से अपनी जगह पे रखी थी। उसने सर हिलाते हुए एक फाइल टेबल पे पटकी, पेन उठाया और उस पर साइन किया। टाई की नॉट ढीली की और मोबाइल पे तेजी से कुछ टाइप करके सेंड किया और मोबाइल भी टेबल पे पटक दिया। दूसरी फाइल उठाई, मगर खुली छोड़कर कुछ याद आने पर लैपटॉप अपने सामने घसीट के खोल गया। मॉरिस सेकंड के वक्फे में फिर से बेतरतीबी फैली देख रहा था। सामने बैठा वो अजीब इंसान नहायत सफाई पसंद था, मगर ऐसे कि वो चाहे फैलावा और बेतरतीबी कायम रखे, बस उसे फौरी साफ किया जाए। मोबाइल पे अचानक आती कॉल पे उसने कॉल अटेंड की। क्लार्कन्स आज कसिनो में गैम्बलिंग करने वाले हैं। बैरी की बात संजीदगी से सुनता वो सर हिला गया। चेहरा सपाट था, किसी भी तासुर से पाक। तो हमारा प्लेयर कहाँ है? गेम के हिसाब से भेज दो और बैट में रकम इस बार 3 गुना ज्यादा रखना। उसके पुरसुकून लहजे पर बैरी चुप सा हो गया। हमारे प्लेयर्स जीतेंगे, क्या तुम्हें शक है? वो कुछ सख्ती से बोला। जवाब ना मिलने पर उसका दिमाग ऐसे ही गर्म हो जाता था। पार्कर का बाजू टूट चुका है। आज गैम्बलिंग में रकम हारेंगे हम। आज कोई पैसा नहीं लगाना चाहिए। बैरी ने दबे दबे अल्फाज में उसे समझाना चाहा। रकम तो लगेगी बैट, और 3 गुना ज्यादा ही। जो भी गेम के लिए जाए उसे बता देना, या गेम जीत जाए या मर जाए। वो अब भी उसी ठंडे लहजे में बोल रहा था। बैरी ने सर दाह भरी। मौत सामने खड़ी थी।
क्लार्कन्स को मैं मिलना चाहता हूँ बैडी, उनको रूल्स याद दिलाने चाहिए। वो सपाट लहजे में बोलकर कॉल काट गया। बैडी ने सर हिला दिया। वो सोफे से पुश टिका के आंखें मूंद गया। मॉरिस ने एक नज़र उसका खूबरू चेहरा देखा। वो दुनिया का शायद सबसे बेजार तरीन इंसान था, हर वक्त बेजार, हर वक्त बोर हो जाने वाला। वो हर काम ऐसे करता था जैसे बस वक्त गुजारना है तो चलो यही कर लिया जाए। ना कोई बात उसे खुश करती थी, ना कभी वो पुरजोश होता था। ऑफिस से निकलकर वो अपने पैलेस पहुंचा। बैडी पहले से वहां मौजूद था। मैं सब कुछ सेटल कर चुका हूँ बट बैडी की बात के दरमियान उसने हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोक दिया। बैट लगा लो, मजीद सवाल मत करना, भारी आवाज में कहते हुए वो आगे बढ़ गया। बैडी ने सर दाह भरी। वो बैट लगवाएगा और पैसा नहीं डुबोने देगा। पैसा डूबेगा तो बंदा जिंदा नहीं रहेगा। उसने टैब पे उंगलियां चलाते हुए मिलियंस में बैट लगा दी। गैम्बलिंग की छोटी मोटी रकम से उसका दिल भरता जो नहीं था। लंदन सिटी में शाम के साए फैल रहे थे। वो पूरी लगन से तैयार होकर मिरर के सामने खड़ा बाल बना रहा था। सब्ज आंखें बिल्कुल सर्द थी। सफेद रंगत और नकूश में इंतहा की कशिश थी। वह खूबसूरत था, एक मुकम्मल हसीन मर्द, क्योंकि वो रॉयल ब्लड था और ये बात बहुत गिने चुने लोग जानते थे। जो जानते थे हैरान होते थे। एक शाही घराने से ताल्लुक रखने वाला मुकम्मल हसीन और अमीर तरीन लड़का आखिर माफिया में क्यों था? उसका कोई दर्दनाक माजी ना था। उसकी फैमिली मुकम्मल थी। वो लंदन की क्रीम फैमिली का बेटा था। उसने खुशहाल बचपन गुजारा था। उसे सबसे प्यार और तवज्जो मिली थी। वो मशहूर हो सकता था मगर वो अंधेरों और शेडोज में छुपा रहने वाला अजीब इंसान था। इतनी अच्छी जिंदगी गुजार कर भी वो हर वक्त बेजार और बेतासुर रहता था। ब्लैक लॉन्ग कोट पहनकर उसने ब्लैक लॉन्ग शूज पहने, सुनहरी माइल बालों को जेल लगाकर सेट किया, महंगी हैंड वॉच पहनते हुए बाजू पर बने लिंक्स के टैटू पे उंगली फेरते हुए सर झटका और वो बाहर निकल गया रूम से। दराज कद और चौड़े शाने में वो खूबरूई और वजाहत का शाहकार था। बैडी ने उसे आता देख के बाहर की तरफ कदम बढ़ाए और ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का कहा। वो जीन्स की पॉकेट्स में हाथ डाले कदम बढ़ाता उस आलीशान पैलेस नुमा बिल्डिंग से निकला। ड्राइवर ने लेमोजीन का डोर खोला और वो अंदर बैठ गया। बैडी भी उसे कुछ फासले पर दूसरी तरफ बैठ गया। गार्ड ने अपनी स्याह गाड़ियां संभाल ली तो जनाब आज की शाम फैब्रिक की किसी डांसर के साथ गुजरेगी। बैडी ने बड़बड़ाकर हाथ में थामे टैब पे तेजी से शेड्यूल सेट किया और उसके इशारे पर वाइन निकालकर पैक तैयार करने लगा। फैब्रिक क्लब is so hot. Adams are very sharp like this is most appealing place of London. वो वाइन का गिलास हाथ में थाम के गोल गोल घुमा रहा था। सुर्ख शराब हलकोड़े लेती अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। बैडी उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। एक नज़र सामने टैब पे फैब्रिक का सारा डेटा मौजूद था। फैब्रिक द फेमस सेक्सियस्ट डांस क्लब इन लंदन owned by Adams on one mafia family. हमें आज शाम फैब्रिक में पीटर क्लार्कन मिलेगा, क्लार्कन्स का सबसे बड़ा बेटा। बैडी ने टैब पे क्लब के आज की वीआईपी गेस्ट देखते हुए चौंक के बताया। वो बिना चौंके नीम व आंखों से वाइन में अपना अक्स देखता छोटे छोटे सिप भरा था। शाम गहरी हो रही थी। क्लब के बाहर पहुंचते ही उसकी स्याह लेमोजीन रुकी और उसने वाइन का खाली गिलास टेबल पे रख दिया। शोफर ने डोर खोला और वो बाहर कदम रखता सीधा होकर रुका, एक तायराना नजर इर्द गिर्द डाली। इस क्लब के गिर्द रात जाग रही थी, जैसे एक दुनिया वहां मौजूद थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक लंबा सिलसिला। उसकी नजरों में यकदम इश्तियाक सा उभरा। अगर फैब्रिक उसके अंडर हो जाए, अगर ये रौनक वो खरीद ले, सड़ी लाया, यानी ये अच्छा आइडिया था। क्लब के अंदर क्लब लाइट्स और रंगीन नामुकम्मल लिबास वाली लड़कियों का एक ढेर लगा हुआ था। वो अपने दराज कद और महंगे लिबास की वजह से सब में नुमाया हो रहा था। सर पर स्याह हैट इतनी तिरछी करके रखी हुई थी कि उसका चेहरा देखना मुश्किल हो रहा था। इंतजामिया ने उसे देखते ही वीआईपी एरिया में पहुंचा दिया। पीटर क्लार्कन उसे देख के चौंका। पीटर क्लार्कन उसे देख के चौंका। तुम मेरे अलावा किसी को कैसे यहाँ ला सकते हो? ये वीआईपी एरिया है या पब्लिक प्लेस? पीटर ने धाड़ कर इंतजामिया को कहा। वो मजबूत कदम उठाता सबसे बड़े सिंगल सोफे पे पुरसकून सा बैठ गया। आराम से बैठ जाओ मिस्टर क्लार्कन, ऐसा ना हो ये जगह लेने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ जाए। उसकी भारी सपाट आवाज पे क्लार्कन ने पलट कर उसे देखा। कौन था वो आखिर? माफिया की दुनिया में नया उभरता सितारा? जाने वो चालबाज था या मासूम, आज तक ये फर्क कोई नहीं कर पाया था। मिस्टर
लिंक्स, क्या तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? क्लार्कन्स को जानते हो ना? ला को सांतोरा, माफिया के किंग्स हैं हम। तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? पीटर ने सुर्ख आंखें उस पे गाड़ के उसकी तरफ कदम बढ़ाए। बैरी खामोश नजरों से उसे देख रहा था, जो ऐसे सुकून से बैठा था जैसे कोई मूवी देख रहा हो। कोई इतना बेतासुर कैसे हो सकता है? पीटर के बंदों ने अलर्ट होके रुख लिंकस की तरफ किया। And I want to teach you the rules of Cosa Nostra. Hello, it's Lynx, the future king of Cosa Nostra, name of London Mafia. और मैं तुम्हें कोसा नोत्रा के रूल्स पढ़ाना चाहता हूँ। हेलो, मैं लिंकस हूँ, कोसा नोत्रा का होने वाला किंग। वो मुस्कुरा के बोल रहा था, मगर आंखें बिल्कुल बेतासुर थी। हैट उसने अब भी चेहरे पर तिरछी रखी हुई थी। उसकी शक्ल देखना मुश्किल हो रहा था। पीटर के असाब चटके सामने वाले का इत्मीनान उसे चौंका रहा था। एक बार गर्ल अपने जिस्म की नुमाइश करवाती पैक बना रही थी। मिस्टर लिंकस, लेट मी टेल यू वन थिंग, नेवर एवर शो द एटीट्यूड बिफोर क्लार्कन्स एंड एडम्स। इफ यू डू, यू आर ruined. मिस्टर लिंकस, एक बात तुम्हें बता दूं, कभी अपना एटीट्यूड क्लार्कन्स और एडम्स के सामने मत दिखाना। अगर दिखाया तो समझ लो तुम तबाह हो। पीटर क्लार्कन अपनी जगह पे बैठ के टांग पे टांग जमा गया। पीछे खड़ी दो लड़कियां आकर उसके पहलू में बैठ गई, मगर उन समेत वहां मौजूद हर लड़की की पूरी इश्तियाक नजर उस पे जमी थी, जो कदरे अंधेरे में बैठा छुपा हुआ था। मगर उसका अंदाज और भारी आवाज सबको एक तजस्सुस और शौक में मुब्तला कर रही थी। पीटर के इशारा करने पर उसका राइट हैंड गुस्सीले तासुरात से जाए उसकी जानिब बढ़ा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। अब तुम खुद जाओगे या मुझे बाहर पहुंचाना पड़ेगा? उस बंदे की सर्द नोकीली आवाज पर उसने अपनी तरफ पैक बढ़ाती मुस्कुराती हुई लड़की का हाथ थामा। पीटर की तेज नजरें उसकी हरकत देख रही थी। गिरेबान पकड़ के झटका देने का सोचते उस बंदे के वजूद को अचानक झटका सा लगा था। लिंकस के दूसरे हाथ में मौजूद बारीक नोकीला छोटा सा हथियार एन उसके दिल में खुबा हुआ था। उसकी आंख, नाक और मुंह से खून के फव्वारे से उबले थे और उसके वो हथियार पीछे खींचते ही वो झटका खाकर पीछे गिरा। लड़कियां अचानक बदहवासी से चीखने लगी। पीटर की आंखें हैरत से फटी हुई थी। उसने कब हथियार निकाला? वो तो लड़की की तरफ मुतवज्जा था। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तो ये कैसे हो सकता है? तुमने कोसा नोत्रा में क्लार्कन किंग्स का नाम सुना ना हो? तुम इतने बेखौफ कैसे हो सकते हो? पीटर गुस्से की शिद्दत से चीख रहा था। उसने आज तक सिर्फ झुकते हुए लोगों को देखे थे, आज सामने खड़ा इंसान उसे देख ही नहीं रहा था। सब सुना है, कोसा नोत्रा में हुकूमत एक ही नहीं रहेगी। मिस्टर क्लार्कन, तुमने रूल्स तोड़े हैं। तुम जानते हो यहाँ गैम्बलिंग फेयर होके करनी होती है। तुमने हमारे गेमर को माजूर करवाया, क्योंकि पिछली कई गेम्स में लिंकस का पैसा डबल हो रहा था। बैरी उसके सामने खड़ा जवाब दे रहा था। पीटर को जिल्लत का एहसास हुआ। दिल में लिंकस की शदीद नफरत बढ़ने लगी। वो लड़की उसे अपना हाथ छुड़ा कर अब बाकी खड़ी सब डरी हुई लड़कियों के साथ खड़ी हो चुकी थी। कुछ वक्त पहले वो मुस्कुरा कर उसके सामने अपनी अदाएं दिखा रही थी। वो टेबल से टिश्यू उठा के अपना नोकीला हथियार साफ करके वापस छुपा के रख गया। चेहरा अब बेजार सा था। उसे सब बोर करता था। लोगों की तवज्जो, झगड़ा, कत्ल और ये रंग उसे कुछ पुरजोश ही नहीं करता था। बैरी और पीटर में बहस हो रही थी। वो चलता हुआ लड़कियों के करीब जाके रुका। सबके चेहरों को पूरी तवज्जो से देखा। दिल में मायूसी सी उभरी। कोई भी चेहरा उसे खुशी क्यों नहीं देता आखिर? पीछे झगड़े का शोर कत्लो गारत में बदल रहा था। वो कुछ देर पहले पैक बनाकर देने वाली लड़की की तरफ झुककर उससे मुखातिब था। थैंक यू ब्यूटीफुल, लेट्स हैव फन नाइट। योना, क्या तुम सुन रही हो? उस किसी के झंझोर के पुकारने पर वो बामुश्किल आंखें खोलकर खुद पे झुके चेहरे को देखने लगी। योना, उसने फिर से झुंझला के उसे पुकारा। वो नकाहत भरे वजूद को हरकत में लाती उठकर बैठ गई। सुनहरी बाल चेहरे के गिर्द बिखरे जमीन को छू रहे थे। चेहरा कमलाया हुआ जर्द सा लग रहा था। पुराना मैला लिबास स्याह लग रहा था। सामने बैठी लड़की का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो दोनों स्ट्रीट बेगर्स, भिखारी में पलने वाली लावारिस लड़कियां थी। ना कभी स्कूल गई, ना कोई घर था। एक पुल नुमा जगह के नीचे रहती थी और ऊपर पुल था जिसकी छत उन पे बहुत थी। यूना कम उम्र और कमजोर सी लड़की थी। उम्र 19 साल थी और शफाफ चमकती नीली आंखों में अजीब सा दर्द हलकोड़े लेता रहता था। वो हाफ जापानी थी। उसकी माँ जापान से और बाप लंदन से था। उसकी आवाज जापानी लड़कियों की तरह बहुत मध्यम और बचगाना सी थी। सामने बैठी टीरा की उम्र 24 साल थी। लंदन की मसरूफ गलियों, रेस्टोरेंट्स के सामने पूरा दिन गुजार के वो दिन ढले बहुत कुछ जमा करके लाती थी और योना को भी साथ लगाए रखती थी। उसने हालात से चोरी और धोखा सीखा और अपना ये हुनर योना को भी सिखा दिया था।
योना, मुझे आज ये कपड़े मिले, ये देखो खूबसूरत लिबास। टीना पुरजोर सी कपड़े कुछ दिखा रही थी। योना उसका लाया बच्चा कुचा बर्गर खाती खाली खाली नजरों से देख रही थी। क्या जानती हो ये कैसे मिले? दिमाग लगाया मैंने, ऐसे कुछ नहीं मिलता। क्या तुम सारी जिंदगी इस पुल के नीचे ही रहोगी? तुम किसी सस्ते बार में नौकरी क्यों नहीं कर लेती? हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। टीना तासुब से उसे देखने लगी। चोरी करने के लिए जो मेहनत वो करती थी उसे अब थकाने लगी थी। वो कम सूरत और भद्दी लड़की थी। वो किसी सस्ते तरीन बार में भी नौकरी करने के काबिल नहीं थी। इसलिए उसकी नजर योना पे जमी थी, जो आजकल रातों को बुरी तरह डरने की वजह से बुखार में मुब्तला थी। टीना, मैं बाहर गई थी, वो मुझसे मेरा जिस्म मांगते हैं, क्या तुम ये शर्ट मुझे दे सकती हो? उसने उदासी से बताते हुए टीना के हाथ में मौजूद स्याह शर्ट को पसंदीदगी की निगाह से देखा। उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा जिस्म वैसे भी इस भूख से एक रोज खत्म हो जाएगा। टीना ने वो बड़ी सी स्याह शर्ट योना की जानी फेंक के नाराजगी से उसे देखा। योना ने अपने मैले लिबास को एक नजर देखा। टीना के पास मौजूद एक सब्ज सी ड्रेस पैंट देख के वो भी उठा ली। वहीं बैठे टीना की जानिब पुश्त करके उसने खुद को पुराने लिबास से आजाद करके वो स्याह शर्ट और सब्ज पैंट पहन ली। खड़े होकर खुद को देखा। घुटनों तक आती स्याह शर्ट नहायत खुली थी। उसके नाजुक खूबसूरत वजूद के खदुखाल तक छुप गए थे। पैंट भी बड़ी थी। उसने झुक के नीचे से पैंट को फोल्ड करके पैरों से ऊपर किया। टीना की नजरें उस पर जम सी गई थी। वो इस लिबास में इंतहा की हसीन लग रही थी। अगर वो ऐसे आज लंदन की गलियों में चली जाए तो कई लड़के अपना दिल थाम लेंगे, मगर रात के वक्त योना जैसी हसीन, नाजुक और कमसन लड़की का लंदन की गलियों में जाना मतलब? टीना ने झुरझुरी सी लेकर एक बदरंग पुरानी सी शर्ट उस पे फेंकी। ये पहनो, वो स्याह उतार दो योना, वरना जिस जिस्म को छुपाने और बचाने के लिए तुम नौकरी नहीं करती, उस जिस्म को जाने कितने लोग नोच डालेंगे। टीना ने उसकी खूबसूरती से नजरें चुरा के कहा था, और योना अपने वजूद पर मौजूद स्याह शर्ट को हसरत से देख रही थी। योना खाली पेट पे हाथ रख के दबाए भीड़ में चल रही थी। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में रश होने की वजह से तेजी से गुजरते लोगों के दरमियान आहिस्तगी से चलती वो साथ साथ पॉकेट्स में हाथ मारने की कोशिश करती जा रही थी। जाहिर है ये स्ट्रीट पिक पॉकेट में मशहूर थी, तो लोग भी खबरदार हो चुके थे। उसका हाथ खाली ही रहा। मायूसी से सामने नजर उठाई स्याह लॉन्ग कोट पहने एक लड़का सर झुकाए चल रहा था। चाल में भी कुछ सुस्ती थी। एक हाथ में सिगरेट दबी थी और सर बिल्कुल झुका हुआ था। सुनहरी ब्राउन से बाल माथे पे बिखरे हुए, महंगा लिबास और हुलिया बता रहा था उसकी पॉकेट से कुछ पैसा तो जरूर निकलेगा। वो सर झुका के चलती तेजी से उसके पास पहुंची और साथ से गुजरते हुए तेजी से हाथ उसकी पॉकेट में डालना चाहा, मगर उसकी कमजोर कलाई सर्द हाथ की गिरफ्त में आ गई थी। उस जैसी माहिर लड़की का हाथ पकड़ लेना कोई आम बात ना थी। उसने कुछ हैरत और कुछ खौफ के मिले जुले तासुरात से सर उठा के देखा। वो सर तिरछा करके सर्द नजरों से घूरता उसकी कलाई झटक गया। उन गहरी आंखों के गिर्द सुर्ख लकीर बता रही थी कि वो सख्त नशे में है, मगर चेहरे के तासुरात बिल्कुल सपाट थे। वो तेजी से नजर चुराती साइड पे निकलने लगी। जब नजर झुकाते हुए नजर उसके बाजू पे पड़ी, वो सिगरेट मुंह से लगा रहा था। हाथ के पास बाजू पर बना लिंकस का टैटू उसे साकित कर गया। वो पथराई आंखों से उसकी तरफ मुतवज्जा हुई, मगर वो आगे बढ़ चुका था और वो वाहिद था जिसकी पॉकेट में वो इस भीड़ भाड़ और जल्दबाजी में भी हाथ नहीं डाल पाई थी। वजह उसे अब समझ आई थी। ये टैटू माफिया लिंकस का ही हो सकता था। माफिया लिंकस ना जाने खतरनाक था या नहीं, मगर वो बहुत फुर्तीला था। एक दो से कंधा टकरा के लड़खड़ाई और संभल के माजरत करती रोड के किनारे से निकलकर एक गली में घुस गई। दीवार से टेक लगा के अपने हाथ की भींची मुट्ठी खोल के देखा। चंद नोट हाथ में मौजूद थे। गहरा सांस भरकर वो गली की पिछली जानिब कदम बढ़ा गई। टीना ने उसे वही मिलना था और यकीनन हर बार की तरह उससे ज्यादा सामान और पैसे टीना के पास होने थे। दिमाग में वो टैटू अटक चुका था। शक्ल वो सही से समझ नहीं पाई थी और आंखें ऐसी सर्दो सपाट थी कि वो उनमें ज्यादा देर देख नहीं पाई। वो किसी बार के सामने खड़ी थी। नीलगो माइल आंखों में ऐसी चमक थी जैसे नमी तैर रही हो। कुछ चेहरा घबराया हुआ और मासूम सा। घुंघरियाले गोल्डन बाल बिना किसी बैंड या क्लिप के ऐसे ही पूंछ पे बिखरे हुए थे। नरम हल्का सा ग्रे रंग का लिबास पहन रखा था जिसे बार बार सेट करती वो मुतजब्जब सी खड़ी थी। क्या वो अंदर जाए या फिर यहीं से पलट जाए? पिछले दिनों उसे एक फ्रैंकफर्ट नामी लड़का मिला था। वो किसी बार में जॉब करता था। वो उन लोगों में से था जो चंद लम्हों की मुलाकात में बरसों पुरानी दोस्ती जैसा रवैया रखते हैं और करीब हो जाते हैं। वो होप से पहली बार मिलकर ऐसी बात करता रहा जैसे बहुत पहले से जानता हो। वो उसे बुरा भी नहीं लगा था। फिर बाय बाय करते हुए न जाने क्यों, मगर वो होप को बहुत ज्यादा
रिक्वेस्ट कर चुका था अपने बार में आने की। वो आ गई मगर अब कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हे होप, तुम आ गई। बार के उस धुंधले शीशे वाले दरवाजे से निकलता फ्रैंकर्ट खुशी से चहका। मैं बस यूं ही वो घबरा गई। सामना हो गया था, पलटना नामुमकिन था और रुकना मुश्किल। अच्छा किया तुमने, आओ अंदर चल के बैठते हैं। कम ऑन, तुम एडल्ट हो और आ सकती हो अंदर। वो उसकी झिझक महसूस करता उसका हाथ थाम के अंदर बढ़ गया। वो खौफजदा सी एक ही बात सोच रही थी, उसे नहीं आना चाहिए था, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बार में अंदर इस वक्त ज्यादा रश नहीं था क्योंकि अभी दिन का वक्त था। गिने चुने लोग बैठे थे, वो भी अपने आप में मगन थे। वहाँ काम करने वाले वर्कर्स और बार टेंडर्स की नजर होप पे पड़ी तो ठिठके। इतना मुकम्मल हुस्न और ऐसी शफाफ जिल्द, आंखों में नमी की गुलाबी चादर और चेहरे पे मासूमियत। जो नजर उस पर उठी थी वो पलटने में नाकाम हो रही थी। वो उसे काउंटर की अंदरूनी जानिब लाया और एक ऊंचा स्टूल उठा कर रखा और उसे बैठने का इशारा किया। मिस्टर फ्रैंकर्ट, क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं? वो अपने ऊपर जमी नजरों से परेशान हो रही थी। ड्रिंक बनाता फ्रैंकर्ट चौंक के उसे देखने लगा। हम यहाँ ठीक है होप, इजी रहो और तुम मुझे फ्रैंक बुला सकती हो। उसने नरमी से होप का हाथ थाम के उसे रिलैक्स किया। वो सर हिला गई। तवज्जो से ड्रिंक बनाते फ्रैंक को देखने लगी। उसकी उम्र बामुश्किल 20 के करीब होगी। चेहरे पर सादगी, सुर्ख बाल माथे पे बिखरे हुए थे। उसकी कद नॉर्मल थी, उसका लिबास सस्ता था मगर वो अच्छा लगता था। वो उसकी तरफ पलट के नरमी से मुस्कुराया। वो चौंकी। हाँ, यही उसकी नरम मुस्कुराहट और नरम तासुरात होप को मुतवज्जा करे थे। ये लो आयरिश बम, मिल्की ड्रिंक है, तुम्हें अच्छी लगेगी। उसने मग उसे पकड़ाया। वो मग के ऊपर बनी सफेद झाग को तकने लगी। ये उसकी पहली ड्रिंक थी। वो फ्रैंक को ये बात नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मग मुंह से लगाया। हल्का सा सिप भरा और चेहरे पे पसंदीदगी छा गई। फ्रैंक रिलैक्स हुआ। होप, एक बात कहूँ? वो काउंटर से टेक लगा के उसका चेहरा देखता अचानक से बोला। वो सर हिला गई। क्या तुम यहाँ जॉब कर सकती हो मेरे साथ? मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं साथ रहूंगा, एक नया तजर्बा होगा। बस तुम्हारे चेहरे की ज़रूरत है। सच कहूँगा, तुम्हारी वजह से कस्टमर बढ़ेंगे, मगर तुम्हें यहाँ इस काउंटर के अंदर ठहर के ड्रिंक बनाना होगी। वो पूरी सच्चाई से उसे ऑफर कर रहा था। उसके चेहरे की नरमी और सच्चाई होप को माइल कर रही थी। मुझे ड्रिंक बनाना नहीं आती, वो जैसे शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। फ्रैंक पुरजोश सा सीधा हुआ। वो मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें, बस कुछ दिन और तुम सब सीख जाओगी। यानी वो सब करने को तैयार था। उसकी आंखों की चमक उभर आई। वो देखने में बस एक नरम मिजाज और सादा सा लड़का था। क्या वो वाकई ऐसा था या ये बस उसके चेहरे पे मास्क था? क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ फ्रैंक? वो पूरा मग अपने हलक से अंडेल के काउंटर पे रखती आहिस्तगी से बोली। यकीन चाहने का बहुत मासूम अंदाज था। फ्रैंक हैरान हुआ, क्या वो इसी दुनिया की थी? वो बेसाख्ता आगे बढ़कर उसका शफाफ चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर उसकी आंखों में देखने लगा। तुम मायूस नहीं होगी होप, ट्रस्ट मी। उसका यकीन दिलाता अंदाज और नरम दिलासा देता लम्स उसे नई राह दिखा रहा था। वो सर हिला गई। उसे नई राह दिखा रहा था। वो सर हिला गई। वो नहीं जानती थी उसने सही किया या गलत। ना वो ये जानती थी कि फ्रैंक वाकई अच्छा है या बुरा। ये यकीन करना और फ्रैंक के साथ रहना उसकी मजबूरी थी। उसका दिमाग खामोश हुआ था। दिल डरा हुआ था, लेकिन वो यकीन कर गई थी। उसे यकीन करना पड़ा। वो खाली नज़रों से सामने एलईडी पे चलते हुए न्यूज़ को देख रहा था। शोबिस के उभरते सितारों के साथ खड़ी उसकी माँ, ब्रिटिश क्वीन एरिका, एक खूबसूरत और जवां औरत जिसका खानदान उसकी पहचान था। वो कोई एक्टर या सिंगर नहीं थी, वो बस रॉयल वुमन थी। मशहूर इतनी के कई अवार्ड्स जीतने वाली हसीन तरीन अदाकाराएं भी उनके साथ एक सेल्फी लेने को बेकरार रहती थी। उनका रुतबा ही ऐसा था। वो किसी बार के सामने खड़ी थी। नीलगो माइल आंखों में ऐसी चमक थी जैसे नमी तैर रही हो। कुछ चेहरा घबराया हुआ और मासूम सा। घुंघरियाले गोल्डन बाल बिना किसी बैंड या क्लिप के ऐसे ही पूंछ पे बिखरे हुए थे। नरम हल्का सा ग्रे रंग का लिबास पहन रखा था जिसे बार बार सेट करती वो मुतज़ब्ज़ब सी खड़ी थी। क्या वो अंदर जाए या फिर यहीं से पलट जाए? पिछले दिनों उसे एक फ्रैंकफर्ट नामी लड़का मिला था। वो किसी बार में जॉब करता था। वो उन लोगों में से था जो चंद लम्हों की मुलाकात में बरसों पुरानी दोस्ती जैसा रवैया रखते हैं और करीब हो जाते हैं। वो होप से पहली बार मिलकर ऐसी बात करता रहा जैसे बहुत पहले से जानता हो। वो उसे बुरा भी नहीं लगा था। फिर बाय बाय करते हुए न जाने क्यों, मगर वो होप को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर चुका था अपने बार में आने की। वो आ गई मगर अब कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हे होप, तुम आ गई। बार के उस धुंधले शीशे वाले दरवाजे से निकलता फ्रैंकर्ट खुशी से चहका।
میں بس यूं ही वो घबरा गई। सामना हो गया था, पलटना नामुमकिन था और रुकना मुश्किल। अच्छा किया तुमने, आओ अंदर चल के बैठते हैं। कम ऑन, तुम एडल्ट हो और आ सकती हो अंदर। वो उसकी झिझक महसूस करता उसका हाथ थाम के अंदर बढ़ गया। वो खौफजदा सी एक ही बात सोच रही थी, उसे नहीं आना चाहिए था, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बार में अंदर इस वक्त ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि अभी दिन का वक्त था। गिने चुने लोग बैठे थे, वो भी अपने आप में मगन थे। वहाँ काम करने वाले वर्कर्स और बार टेंडर्स की नज़र हो पे पड़ी तो ठिठके। इतना मुकम्मल हुस्न और ऐसी शफाफ जिल्द, आंखों में नमी की गुलाबी चादर और चेहरे पे मासूमियत जो नज़र उस पर उठी थी वो पलटने में नाकाम हो रही थी। वो उसे काउंटर की अंदरूनी जानिब लाया और एक ऊंचा स्टूल उठा कर रखा और उसे बैठने का इशारा किया। मिस्टर फ्रैंकर्ड, क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं? वो अपने ऊपर जमी नज़रों से परेशान हो रही थी। ड्रिंक बनाता फ्रैंकर्ड चौंक के उसे देखने लगा। हम यहाँ ठीक है होप, इजी रहो और तुम मुझे फ्रैंक बुला सकती हो। उसने नरमी से होप का हाथ थाम के उसे रिलैक्स किया। वो सर हिला गई। तवज्जो से ड्रिंक बनाते फ्रैंक को देखने लगी। उसकी उम्र बामुश्किल 20 के करीब होगी। चेहरे पर सादगी थी, सुर्ख बाल माथे पे बिखरे हुए थे। उसकी कद नॉर्मल थी, उसका लिबास सस्ता था मगर वो अच्छा लगता था। वो उसकी तरफ पलट के नरमी से मुस्कुराया। वो चौंकी। हाँ, यही उसकी नरम मुस्कुराहट और नरम तासुरात होप को मुतवज्जा करे थे। शाही खानदान का बड़ा टैग उन पे लगा हुआ था और इस वक्त स्क्रीन को तकता वो लियाम था, क्वीन एरिका का बेटा। उम्र 19 साल का टीनेज लड़का और इतनी सी उम्र में ही ज़िंदगी से ऐसा तंग जैसे बहुत मुशक्क़त भरी ज़िंदगी गुजार चुका हो। उसके 3 भाई और भी थे, वो बिजी थे, कहाँ कैसे और कब आते जाते थे उसे कोई खबर नहीं थी। वो मशहूर थे, उन्हें लोग पहचानते थे। हाँ, वो भी कुछ रूड थे मगर सोशल भी बहुत थे। एक वो था लियाम। वो ये भी नहीं जानता था कि उसे कोई जानता भी है या नहीं। अगर कोई जानता भी है तो लियाम किसी को नहीं जानता था। उसे लगता था कि वो बहुत अकेला है क्योंकि उस जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसकी ख्वाहिशात पूछी जाए तो वो सोचने में कई दिन लगा सकता था मगर फिर भी जवाब ना मिलता क्योंकि वो आज तक जान नहीं पाया था कि उसे क्या चाहिए। हाँ, बस उसे शोहरत और तवज्जो बिल्कुल नहीं चाहिए थी। वो तन्हा रहता था। उसे ये बात भी बुरी लगती थी कि वो तन्हा है और उसका कोई दोस्त नहीं। उसकी फैमिली उसे भरपूर वक्त देती थी और उसे वो वक्त भी बेजार करता था। जब उसे पास बिठा के उसी के बारे में पूछा और सोचा जाता था। उसके बड़े भाई संजीदा और कुछ उखड़ से थे मगर वो लियाम से मोहब्बत करते थे। वो लियाम को समझने की कोशिश भी करते थे मगर इस मामले में वो हमेशा नाकाम रहते थे। उसके पास सब कुछ था मगर उसे लगता था कि वो खाली हाथ है। उसके पास सुकून नहीं था और वो उसे चाहिए था। सुकून, बहुत ज़्यादा सुकून। वो बेजार सा न्यूज़ म्यूट करके अपना पूरा कमरा बखेरता, गहरे गहरे सांस भरा था, थक के बिस्तर पे गिरा। देयर इज़ नो पीस, नो रिलैक्सेशन इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून, कोई अमन नहीं। बेचारगी से बोलता हुआ छत को तकता जा रहा था। गहरी सब्ज आंखों में अजीब बेचैनी सी भरी हुई थी। उठकर बैठा और लैपटॉप उठाकर एनिमल्स डॉक्यूमेंट्री देखने लगा। चेहरे पर बेजारी और बोरियत थी। उसकी नज़र एक जानवर पे पड़ी और रुक गई। वो उसे सर्च करता गौर से उसके बारे में सब पढ़ता चला गया। लिंक्स द रेयर एनिमल। बिल्ली और चीते की दरमियान की स्पीशीज, दरमियाना साइज, चीते से कदरे छोटा और बिल्ली से काफ़ी बड़ा। शक्ल दोनों से मिलती जुलती और बॉडी का प्रिंट कुछ अलग सा। लिंक्स एक ऐसा जानवर जो बहुत तेज़ी से नापीद हो रहा है, बहुत नायाब है और वो एक मगरूर सा जानवर है। सीना फुलाए गर्दन अकड़ा कर बैठता है, यानी वो सर झुका के नॉर्मल बाकी जानवरों की तरह कभी नहीं बैठता। वो जिसे बार बार देखे और यकटक देखता रहे। अमूमी तौर पे बाकी जानवर ऐसा करें तो उसका मतलब है वो उसे पसंद करते हैं मगर लिंक्स अगर किसी इंसान या चीज़ को ऐसे बार बार देखे तो इसका मतलब वो उसे नापसंद कर रहा है और उसका शिकार करने वाला है। उसके कान खड़े हुए और थोड़े खरगोश जैसे नोकदार और किनारों वाले होते हैं। लियाम को वो अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। वो उसे पढ़ता जा रहा था। एक जानवर में ऐसी अकड़ और गरूर, ऐसा नायाब सा जानवर। उसे ये बात हैरान भी कर रही थी और पसंद भी बहुत आ रही थी। उसके दिमाग में धमाका सा हुआ। उसने उसी लिंक्स जैसा टैटू किसी के बाजू पे देखा था। उसे तब वो चीता लगा था मगर उसके कान नोकदार थे। उसे आज समझ आई वो टैटू लिंक्स का था, यूनिक सा टैटू। और वो इंसान माफिया का था। वो जानता था माफियोसो लोगों को मगर वो उस इंसान की शक्ल नहीं देख पाया था। उसने स्याह लिबास देखा था और बाजू पे बना वो टैटू, वो लिंक्स। उसे शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी चीज़ ने मुतवज्जा किया था। पहली बार कुछ बहुत अच्छा लग रहा था।
वो मुसलसल लिंक्स को सर्च करता जा रहा था, उसकी वीडियोस, उसकी आदत, नेचर और उसकी तस्वीर। दिन कब ढला, कब शाम हुई और कब रात आई, वो मगन था और उसे जिंदगी में पहली बार लिंक्स से जैसे इश्क हो गया था। उसे उस माफिया से मिलना था जिसके बाजू पे लिंक्स का टैटू था। क्या वो भी लिंक्स जैसा था, नायाब, मगरूर और शिकार को पहली नजर में चुन लेने वाला? अगर हाँ, तो वो उसकी लाइफ में पहला आइडियल पर्सन बनने वाला था। वो उसके बारे में सब जानना चाहता था। कल वाली गैम्बलिंग का क्या बना बैरी? वो सोफे पर बैठता बैरी को देख के पूछ रहा था। ढेर काम का बहाना बनाकर रात से मसरूफ नजर आते बैरी ने सरदाह बड़ी। The result is very obvious. Our player was not sharp. The opposition party was strong enough to beat him easily, but he gave them tough time. नतीजा बहुत वाज़ेह है, हमारा प्लेयर तेज नहीं था। मुखालिफ पार्टी उसे आसानी से हराने के लिए काफी थी, मगर उसने उन्हें मुश्किल वक्त दिया। बैरी तमहीद बांध रहा था। वो समझ गया। कोनी स्याह ऊंचे सोफे की बाजू पर टिका के हाथ की मुट्ठी पर एक गाल टिकाया और बैरी को देखने लगा। चेहरा बेतासुर था, जैसे गैर जरूरी बात बहुत मजबूरी में सुनी जा रही हो। सो वी वॉन, बैरी टांग पे टांग चढ़ाते बेतासुर लहजे में बोला। बैरी जानता था उसका लहजा जितना सादा और ब्लैंक है, उसका अमल उतना खतरनाक होने वाला था। इट वॉज इम्पॉसिबल लिंक्स, वी कांट। बैरी ने हार मानकर सच्चाई बता दी। वो सीधा होकर बैठ गया, चौंका नहीं, ना ही चिटका, मगर संजीदा हो गया। शायद गुस्सा भी आया, मगर चेहरे पे जाहिर कुछ जाहिर नहीं हुआ था। तुम कहना चाहते हो कि पूरे लंदन में कोई इस काबिल नहीं था जो कल गैम्बलिंग में उनके खिलाफ अच्छा खेल सकता? अब भी बेजार बेतासुर सा लहजा था। बैरी कपकपा गया। उसकी भारी आवाज सबका ही अजीब हाल कर देती थी। कानों में गूंजने वाली नहायत भारी आवाज। मैंने एडी से कहा था, बट शायद। बैरी ने फिक्रमंदी से सामने खड़े स्याह-फाम एडी को देखा। तब एंड गेम का वक्त था, ढूंढते कहाँ ऐसा कोई? एडी ने आगे बढ़कर हिचकिचा के जवाब दिया। लिंक्स ने एक नजर उसे देखा, ऊंचा, लंबा और नहायत चौड़ा सा स्याह-फाम। उन सबको लगता था लिंक्स उन्हें अपनी हिफाजत के लिए साथ रखता है और वो बस वही काम अच्छे से करते थे, मगर वो गलत है। लिंक्स को कोई गार्ड नहीं चाहिए था। एक ही रात में उसके कई मिलियन डूब चुके थे और उनके पास कोई मुनासिब बहाना या जवाब नहीं था। एडी, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं पसंद। सादा सा लहजा और एक हाथ को एडी की तरफ करके झटका दिया। उसका नोकीला तेज सा हथियार हवा किसी रफ्तार से जाके एडी के दिल में खुप गया। उसके दियो कामत वजूद को जोरदार झटका लगा था। बैरी खामोश खड़ा था, बाकी सबने भी नजर झुका ली। एडी अपने दियो कामत वजूद के साथ जमीन पे ढेर हो गया। नाक, मुंह और आंखों से खून की लकीरें निकल के फर्श पे पहुंच गई। आई वॉन्ट माई मनी बैक बैरी, गैम्बल मोर टूनाइट, मोर एंड मोर। मुझे अपनी रकम वापस चाहिए बैरी। आज रात मजीद गैम्बलिंग करो, मजीद और मजीद। एक जान लेके भी वो उसी बेतासुर सादा से लहजे में बोल रहा था। बैरी ने फौरन सर हिला दिया। उसका इशारा मिलते ही बैरी ने एडी की लाश को ठिकाने लगवाने के लिए बंदे बुलाए। उसके सीने में खुबा हथियार निकाल कर टिश्यू से साफ किया। वो नहायत तेज और शार्प ब्लेड सी थी, जिसकी शक्ल लिंक्स के कान जैसी थी। नीचे से कदरे गुलाई जो ऊपर जाकर एक नोक की शक्ल में खत्म होती थी। यह उसका वाहिद हथियार था। ना वो गोलियां चलाता था, ना जिस्म तार तार करता था, ना कभी जख्मी किया, ना कभी मारने में वक्त लेता था। हाथ की मुट्ठी जितने साइज का ये हथियार किसी नोकीली बुलेट से कहीं ज्यादा तेजी से मरने वाले के दिल में पहुंचता था और एक ही झटके में बंदा खत्म कर देता था। बैरी ने वो हथियार साफ करके उसके हाथ में दिया। आज रात होने वाली महंगी तरीन गैम्बलिंग का पता करने लगा, जबकि वो वैसे ही मुट्ठी पे गाल टिकाए सर तिरछा किए अपने हथियार को देख रहा था। वो लिंक्स था, नहायत बेरहम और दुनिया का सबसे सुस्त और बेजार इंसान। बज़ाहिर वो ऐसा ही था, मगर वो असल में क्या था ये अभी कोसा नोत्रा में चंद ही लोग जान पाए थे, मगर जल्द ही सब जान लेने वाले थे। योना मामूल के हिसाब से खाली पेट भरने के लिए रश वाली जगह पे लोगों के दरमियान चलती, पॉकेट्स में हाथ डाल रही थी। हाथ में कुछ पैसे जमा हुए तो वो मखसूस गली में पहुंची, दीवार से टेक लगाकर बैठती टीरा का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया मगर टीरा नहीं आई। कुछ देर इंतजार करती रही, मगर अब भूख से हालत खराब हो रही थी। उसने मजीद इंतजार करने की बजाय जाके कुछ सस्ता सा खाने का सामान लिया और लोगों के हजूम से निकल कर एक फुटपाथ पे बैठ के खाने लगी। नजरें रश में भी टीरा को ढूंढ रही थी, मगर टीरा कहीं नजर नहीं आ रही थी। यकीनन वो जॉब ढूंढने की कोशिश में दूर निकल गई होगी।
ایک پورا دن اس نے یوں ہی بھٹکتے ہوئے گزارا اور شام ڈھلنے سے پہلے اپنے اس بڑائے نام گھر تک پہنچ گئی۔ لندن میں شام ڈھلتے ہی ان مصروف گلیوں میں رہنا عزت گنوانے کے برابر تھا۔ پیٹ وہ پہلے بھر چکی تھی، اونگتے ہوئے ٹیرا کا انتظار کرنے لگی اور اسی انتظار کے دوران کب نیند آئی اسے خبر نہیں ہوئی تھی۔ اگلے روز دن پورے عروج پہ تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، ٹیرا تو وقت پہ جگا دیا کرتی تھی۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے ارد گرد دیکھا، پل کے نیچے سے نکل کر دونوں اطراف میں دیکھا، مگر ٹیرا کہیں نہیں تھی۔ اسے خوف محسوس ہوا۔ ٹیرا چیخ چیخ کے اسے پکارنے لگی، اور ٹیرا اور اس کا بہت پرانا ساتھ تھا۔ وہ ایک ماں کی طرح اسے سنبھالتی اور پالتی تھی۔ وہ اب تک اس کی حفاظت کرتی آئی تھی، اور اگر وہ نہ ہوتی تو یونا کے ساتھ جانے کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ اکیلے رہنے کا تصور بھی جان لیوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی شہر کی طرف بڑھ گئی اور ایک ایک جگہ وہ چیخ چیخ کے ٹیرا کو پکارتی رہی۔ ناکام ہو کر تھکی اور نیچے بیٹھ کر بچوں کی طرح زور زور سے رونے لگی۔ لندن کی پر رونق گلیوں اور شور شرابے میں سب نے اس لڑکی کو بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ایک پورا دن ساتھ سے گزرتے ہوئے لوگوں کی جیب کنگالنے اور بھوک کی پرواہ کیے بنا وہ روتی ہوئی تڑپتی رہی تھی۔ بھوک اور پریشانی سے شام ڈھلے وہ لوٹی تو جسم بخار سے لرزتا جل رہا تھا۔ ایک طرف پرانی بوسیدہ بستر پہ سمٹ کر روتی روتی سو گئی۔ ٹیرا نہیں تھی تو لگتا تھا سر پر چھت نہیں رہی۔ وہ اکیلی لوگوں کے درمیان کھڑی ہے، وہ کبھی بھی شکار بن سکتی ہے۔ اگلے روز اٹھ کر وہ نہ شہر کی طرف بھاگی اور نہ ہی ٹیرا کو پکارا۔ ٹیرا ہمیشہ کہتی تھی ہم بھکاریوں کی موت سستی ہے، ہم جہاں مر جائیں وہیں لوگ اٹھا کے دفنا دیتے ہیں، اور شاید ٹیرا مر گئی تھی، یقیناً اسے بھی دفنا دیا گیا ہوگا۔ یونا اب اکیلی رہ گئی تھی، مگر سر اٹھایا تو دور سے لڑکھڑا کر گرتی سنبھلتی ٹیرا اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اسے لگا زندگی مل گئی ہے۔ یکدم کسی نے تنہا کھڑی یونا کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹیرا کہاں تھی تم؟ یونا ٹیرا کو دیکھ کر بے قراری سے بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ وہ 2 دن سے غائب تھی اور جب لوٹی تو ایسا حال جیسے مر جانے کو ہو۔ اس نے گھبرا کے ٹیرا کو دیکھا جو بمشکل قدم اٹھاتی، مزید چلنے کی ناکام کوشش کرتی زمین پہ گر گئی۔ ٹیرا کیا تم ٹھیک ہو؟ اسے سہارا دیتی یونا پریشانی سے رو پڑی۔ کیا وہ مرنے والی تھی؟ یونا کے سامنے اسے سہارا دے کر اپنی جگہ پہ لائی اور لٹا دیا۔ اس کا پورا جسم بری طرح سے زخمی تھا، چہرے اور گردن پہ بھی عجیب سے نشانات تھے جو کم از کم یونا کو بالکل سمجھ نہیں آئے تھے۔ یونا کچھ کھانے کو دو، میں مر جاؤں گی، وہ اٹک اٹک کے بولی تو بغور اس کا جائزہ لیتی یونا چونک کے سیدھی ہوئی۔ میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ اسی بخار کی حالت میں بھاگتی ہوئی شہر کی پر رونق گلیوں میں پہنچی۔ اس بار اس نے لوگوں کی پاکٹس میں پاگلوں کی طرح ہاتھ ڈالے اور پکڑی گئی۔ پکڑے جانے پہ اسے گالیاں اور باتیں سننے کو بھی ملی، مگر اس کا دماغ بند ہو رہا تھا۔ اسے جھٹک دیا گیا، لان تان کی اور دھکے دے کے فٹ پاتھ پہ پھینک دیا گیا۔ میری مدد کرو پلیز، میری مدد کرو، مجھے پیسے چاہیے، وہ بھوکی ہے، وہ مر جائے گی، مدد کرو۔ وہ ہاتھ جوڑتی فریادیں کرنے لگی۔ پہلی بار وہ مانگ رہی تھی، ہاتھ پھیلا رہی تھی، زندگی جیسے بد سے بدتر کی طرف تیزی سے سفر کر رہی تھی، یعنی طے تھا وہ ہر قسم کی ذلت کا سامنا کرے گی اور حالات ایسے کہ اس کی عزت نفس ہر دن مرتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے ترس کھا کے چند سکے اس کی طرف پھینکے۔ وہ پاگلوں کی طرح زمین پر بکھرے سکے چننے لگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو زمین پر گرتے بے مول ہو رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر پڑے سکے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ سامنے بلیک شوز آ کے رکے۔ یونا نے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سیاہ ہوڈی میں تقریباً چھپا ہوا چہرہ بخار سے جلتی بند ہوتی آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ سے وہ صحیح سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو وہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یوں ذلت سے زمین پر بکھرے چند سکے چننے سے بہتر ہے محنت کر کے عزت سے ہاتھ میں رقم لی جائے۔ اور جو کوئی بھی تھا اس کی بات یونا کے دماغ میں خوب سی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ یہ لو، یہ قرض ہے۔ اس نے جھک کے کچھ رقم اس کے ہاتھ میں تھمائی اور سیدھا ہو کے پلٹا۔ اور یہ قرض اسی عزت کے ساتھ لوٹانا، چوری کر کے نہیں۔ وہ جاتے جاتے نصیحت کر کے گیا تھا، جانے وہ طنز کر رہا تھا یا سمجھا رہا تھا، مگر یونا کو فی الحال اس سب سے لینا دینا نہیں تھا۔ وہ پیسے لے کے کھانا لینے کے لیے بھاگی۔ ان کے جاتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پہ سرد تاثرات پھیلے۔ لڑکیاں اس کے سامنے ہوتی مزید وقت گزارنے کے لیے مچل رہی تھی۔ مشہور تھا کہ وہ کوئی رات ایسے جانے نہیں دیتا، ہر رات اس کے پاس ایک لڑکی ہوتی ہے، اور جو لڑکی اس کے ساتھ رات گزارتی ہے اسے صبح کچھ یاد نہیں ہوتا، وجہ کوئی جانتا نہیں تھا، مگر ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ لنکس کے پاس اور قریب ہوتی تھی۔ Morris called the meeting with Mr. Derrick and listen. If he is not willing, just send him the details of his little daughter Laura. Morris, Mr. Derrick کے ساتھ میٹنگ بلاؤ اور سنو، اگر وہ نہ ملنا چاہے اسے اس کی چھوٹی بیٹی لورا کی ساری تفصیل بھیج دینا۔
اس نے بے تاثر لہجے میں ہدایت دے کے کال کاٹی. نظر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکیوں میں سے قدرے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی. اس کی کال کٹتے ہی سیدھی ہوئی. Honey, I will see you at my penthouse. Have the key. They will take you there. ہنی میں تمہیں اپنے پینٹ ہاؤس میں ملوں گا, چابی رکھو, یہ تمہیں وہاں لے جائیں گے. اس لڑکی کو مخاطب کر کے وہ اپنے ساتھ کھڑے ایک گارڈ کی طرف اشارہ کر رہا تھا. اس لڑکی کی آنکھیں چمکی اور اس نے سر ہلا دیا. باقی مایوسی سے پیچھے ہو گئی. اس نے ایک گہری نظر اس لڑکی کے موبائل والے ہاتھ پہ ڈالی اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے نکلا. وہ جانتا تھا اٹلی سے اچانک آنے والے بلینز کے مال پہ اچانک رینجرز کی نظر کیوں پڑی, مگر وہ یہ بات صرف سنبھالے گا نہیں, وہ ایسا کرنے والے کا قصہ تمام کرنے والا تھا. وہ شاپ سے صاف برگر لے رہی تھی. چہرے پہ بے چینی تھے, انداز میں جلد بازی شامل تھی. پیسے کس نے اور کیوں دیے اسے اس بات سے غرض نہیں تھی. اسے پیسے دینے والے نے اس کا پیچھا کیا اور اب بھی فاصلہ قائم کیے اسے دیکھ رہا تھا, مگر وہ اس سب سے انجان پیک شدہ برگر لے کے پانی کی صاف بوتل خرید چکی تھی. ٹیرا کا زخمی وجود اور اپنی بخار سے تپتی حالت سے وہ آگاہ تھی, مگر اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کا کیا حل نکالے. شاپ سے نکل کر وہ مٹھی میں دبے پیسے دیکھنے لگی. سامنے فارمیسی تھی, مگر اسے میڈیسن کی کچھ سمجھ نہیں تھی. کچھ سوچ کے وہ فارمیسی میں پہنچ گئی. شیشے کی شفاف دکان میں ہر طرف صفائی اور ترتیب. وہ اپنے میلے کپڑے اور پرانی جوتی سنبھالتی جھجک کے کاؤنٹر کے پاس پہنچی تو فارماسسٹ نے ایک حیران گہری نظر اس پہ ڈالی تھی. I want medicines for temperature and for injury. مجھے بخار کے لیے دوا چاہیے اور زخم کے لیے. کاؤنٹر پہ ہاتھ میں موجود سارے پیسے رکھ کے وہ بولی. فارماسسٹ نے ایک نظر رقم پہ ڈالی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا. گرد اور میل سے اٹا ہوا معصوم سا بخار کی حدت سے گلابی مائل چہرہ ہو رہا تھا. انجری آف وٹ, لائک وٹ کائنڈ آف. اس نے بخار کی میڈیسن پیک کرتے ہوئے کاؤنٹر پر رکھا اور اسے دیکھا. وہ سوچ میں مبتلا ہوئی. ٹیرا کا جسم عجیب سے زخموں کا شکار تھا, کچھ جلا ہوا اور کچھ زخمی سا. وہ کسی حادثہ کا شکار ہوئی تھی, مگر کیا حادثہ ہو سکتا تھا وہ نہیں جانتی تھی. اس کو الجھا ہوا اور سوچ میں گم دیکھ کے فارماسسٹ نے ڈسپینسر سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا. ٹیک میڈیسن اینڈ برنگ یور انجرڈ پرسن, آئی ول چیک دیئر کنڈیشن. دوا لو اور اپنے زخمی بندے کو لے آؤ, میں اس کی حالت کو دیکھوں گا. وہ سمجھا کر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا. یونا نے پانی کا گلاس دیکھا, ہاتھ میں پکڑے برگر سے تیزی سے بائٹ لیتی. وہ آدھا برگر کھا کے رکی اور پانی کا گھونٹ بھرا. اپنی حالت بھی ایسی ہو رہی تھی کہ اسے فوری دوا لینا ہی بہتر لگا تھا. دوا لے کے اس نے پیکٹ سنبھالے, پیسے وہیں کاؤنٹر پہ چھوڑ کر نکل گئی. پیسے کم تھے مگر فارماسسٹ نے وہی خاموشی سے رکھ لیے. وہ بہت مشکل سے اپنا گھومتا سر سنبھالتی تیزی سے کھانا لے کے ٹیرا کے پاس پہنچی تھی. اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا اور اسے کوئی خبر نہیں تھی. وہ اپنے اس بوسیدہ برائے نام گھر تک کسی کو لے آئی تھی. اس وقت اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. اس کے پاس زمین پہ بیٹھ کے پیک ہوا صاف کھانا زمین پر رکھا اور اسے آہستگی سے پکارا. ٹیرا, میں آ گئی. وہ اسے پکارتے ہوئے جھنجھوڑنے لگی, مگر ٹیرا کے وجود میں حرکت نہیں ہو رہی تھی. ٹیرا مجھے دیکھو, میں آ گئی. وہ رونے لگی. ٹیرا کا ساکت وجود اسے سہما رہا تھا. اسے بری طرح جھنجھوڑ کے پکارنے لگی. اس کا سرد وجود بے جان ہو چکا تھا. شاید وہ مر گئی تھی. وہ مر چکی تھی, مگر یونا کے لیے یہ بات قیامت سے کم نہیں تھی. اس پہ جھک کے دل کی دھڑکن محسوس کرنا چاہی. سانس چیک کیا. وہ بری طرح گھبرا رہی تھی. نہ دھڑکن محسوس ہوئی نہ ہی سانس. زخمی ٹیرا کھانے کے انتظار میں مر چکی تھی. یونا نے پاگلوں کی طرح اس کے جسم جھنجھوڑا. اس کا پورا جسم زخمی تھا. وہ نہیں جانتی تھی 2 دن ٹیرا کن حالات میں گزار کے آئی. اسے اندازہ تھا وہ بھوکی تھی اور شاید کسی حادثے میں زخمی ہو چکی تھی. شاید وہ یہ 2 دن بنا کھائے پیے ہی رہی ہوگی. وہ بس اتنا ہی خود کو سنبھال پائی کہ یونا کے پاس لوٹ آئی. وہ شاید پہلے ہی ادھمڑی ہو چکی تھی. یونا کی فیملی وہی تھی, اس کا گھر اور گھرانہ وہی تھی. دھاڑے مار مار کے روتی وہ ٹیرا کا سفید سرد چہرہ دیکھ رہی تھی. وہی روتی طرف تھی وہ جو پہلے ہی بخار میں جل رہی تھی, بے ہوش ہو کے گر گئی. یونا کی زندگی کے بدترین دن مزید تکلیفوں کا شکار ہو رہے تھے. وہ نہیں جانتی تھی اس کا مستقبل میں کیا ہونے والا تھا. ٹیرا ڈھال تھی اس کی, آج وہ ڈھال بگڑ چکی تھی. نو پلیز گیو می اے چانس. نہیں پلیز مجھے ایک موقع دو. وہ زخموں سے چوٹ گر گرا رہا تھا. سیاہ لباس میں چھپا وہ اونچا لمبا شخص بے حسی سے مسکرایا. You can never return my money, loser. Just tell me where is your daughter. Give that angel to me and I will let you. You will live your life. تم کبھی میرا پیسہ واپس نہیں کر سکتے برباد انسان.
बस मुझे बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो एंजल मुझे दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। सर्द करख्त आवाज पे अलमारी में छुपी होप खौफ से साकित हो रही थी। उसका बाप गैम्बलर था, नशई था, घटिया था, कुछ भी था, मगर बाप बहुत अच्छा था। प्लीज गिव मी टाइम प्लीज। उसने फिर से मिन्नत समाजत कर डाली, यानी वो उन कदमों में बैठ कर बरसों वक्त मांग सकता है, वो फरियाद कर सकता है, जरूरत पड़ी तो मर भी सकता है, मगर कभी अपनी बेटी उनके हवाले नहीं करेगा, अपनी जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। उस पे नोकीला खंजर तान के खड़ा वो सर्द आंखों वाला इंसान मुस्कुराया और सर हिलाने लगा। अगर ऐसा था तो वो उसे मार भी सकता था। Then okay, die and I will take your girl as a reward. फिर ठीक है, मरो और मैं इनाम के तौर पे तुम्हारी बेटी ले लूंगा। उसने कहकर लगा के कहा और अपना चमकता चाकू उसकी गर्दन पे चलाया। वो किसी ज़िबा हुए जानवर की तरह तड़पने लगा। नन्ही होप ने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। उसने देखा कि वो मंजर दिमाग पे नक्श कर गया। Let's go pick his daughter from her school. She will be my club dancer soon. आओ चलें, उसकी बेटी को स्कूल से उठा लेना, वो जल्द ही मेरे क्लब की डांसर बनेगी। उसने अपने बंदों को कह के मरते हुए इंसान को सुनवाया और वो सब वहाँ से चले गए। मौत को गले लगाते उस बंदे की भीगी नजरें अलमारी में छुपकर साकित बैठी बेटी पे जमी थी। होप रन, गो एंड नेवर कम बैक, होप रन, होप हाइड। होप कुछ कह रही थी, सिसक रही थी, मगर वह बिना सुने यही अल्फाज दोहराता रहा। होप भागो, होप छुप जाओ। वो नींद में कसमसाती पसीने से शराबूर हो रही थी। डैडी डैडी प्लीज, नो प्लीज डोंट डाई डैडी। वो बेचैनी से कसमसा रही थी और नींद में ही सिसकती हुई बाप को रोक रही थी। फिर उसके देखते ही देखते बड़बड़ाता हुआ उसका बाप मर गया। डैडी, वो चीख के उठ बैठी। पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। गहरे गहरे सांस भरती वो अंधेरे में साकित नजरें अलमारी के पास फर्श पे गाड़ी बैठी रही थी। ये वो जगह थी जहाँ उसका बाप मरा था। सामने वो सीधा सी अलमारी थी जहाँ वो छुपी बेहोश हो गई थी। वो हाथों में चेहरा छुपा के फूट फूट के रो दी। सुबह जागने तक वो बैठी रही, रोती रही। जिंदगी अजाब थी, दिन भी बेसकून थे और रातें उसी ख्वाब के जेर असर तबाह होती जा रही थी। वो दिन ढलने से पहले ही बार में पहुंच चुकी थी। फ्रैंकफर्ट इस वक्त यूनिवर्सिटी जाता था। उसने दिन के वक्त बार की सफाई करवाने वाले चेचक ज़दा चेहरे वाले मिस्टर पोलो को देखा और एक स्टूल पर बैठ गई। बार में दिल लगने लगा है या इस लड़के में जो यहाँ लाया। रातों को देर गए उसके करीब रहती हो, क्या जिस्म भी सौंप बैठी हो, क्या यह सुकून अब दिन में भी चाहिए। पोलो अजीब से अंदाज में उसे देख के बोल रहा था। उसकी बातों पे गौर किए बिना वो ड्रिंक की मुख्तलिफ बोतलों को तकती रही। क्या वो हासिल कर सकती हूँ जिससे सुकून मिले। वो फ्रैंक की बनाई ड्रिंक के लिए आई हुई थी। पोलो उसकी बात समझ के सीधा हुआ। सस्ता सुकून जो चंद लम्हों में खो जाए। क्या ऐसा कुछ चाहिए जो होशो हवास गंवा दे, जो माजी हाल भुला दे, जो जागे में नींद सा सुकून दे दे। पोलो की बात पर वो आंखें फैलाकर हैरत से उसे देखने लगी, फिर जल्दी से हाँ में सर हिलाया। पोलो ने यहाँ वहाँ देखते हुए उसके करीब आकर एक पैकेट उसे पकड़ाया। उसमें सफ़ेद पाउडर था। ये रखो और थोड़ा थोड़ा लेती रहना, जब ज़रूरत हो ये सब भुला देगा। ये तुम्हें बताएगा सुकून क्या होता है। पोलो की बात पर उसने बेकरारी से पैकेट खोला, मगर छुपा के रखना महंगा है और कीमती भी। 10 दिन से पहले और नहीं मिलेगा। वो हदायत देता उसे दूर हुआ और अनजान बनकर सफाई करने लगा। होप ने कीमती शय की तरह छुपाया और बाहर के पिछले दरवाजे से निकलती छोटी तंग बंद गली में पहुंची। पैकेट खोल के चुटकी भरी और मुंह में डाली। दिमाग थोड़ी ही देर बाद अंधेरों में डूबने लगा। वो पुरसुकून सी वहीं कोने में पड़े कूड़ेदान के पीछे दीवार से टेक लगा के बैठ गई। वो इस माफिया के बार में आया हुआ था। गार्ड्स ने हैरत से उस नौउम्र लड़के को देखा जो पूरे एतमाद से उनकी आंखों में आंखें डाले उनके बॉस से मिलने का कह रहा था। यू आर टू यंग बॉय, गो प्ले विद गर्ल्स। एक लंबे चौड़े गार्ड ने हंसते हुए तमस्कुर से कहा। आई एम मिस्टर ओब्राउन्स फैमिली, वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म हिम और आई शुड डील विद यू ऑन माई ओन। मैं मिस्टर ओब्राउन की फैमिली से हूँ। तुम उसे इत्तला देना चाहोगे या मैं खुद तुमसे बात करूँ। वो कदरे संजीदगी से बोला। वो दोनों चौंके। सुनहरी बाल और सफ़ेद रंगत, मॉडल हाइट और बॉडी। उसका खूबसूरत चेहरा, महंगा लिबास और अंदाज़ और लहजा बता रहा था कि वो रॉयल फैमिली का ही लड़का है। वो जल्दी से एक तरफ हो गए। वो वैसे ही गर्दन अकड़ाए अंदर बढ़ गया। बाहर के VIP रूम में अपने बंदों के साथ किसी ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ उस माफिया के बंदे ने अपने सामने आके रुकते उस नौउम्र लड़के को गौर से देखा और फिर चौंक गया। रोशनी में खड़े लियाम ने कदरे अंधेरे में बैठे उस माफिया के बंदे को गौर से देखना चाहा था।
Prince Liam, what the hell are you doing here? Get out you all. उसने कुछ हैरत से इस्तफसार करते हुए अपने बंदों को गुस्से से बाहर भेजा। सब तेजी से निकलते कमरा खाली कर गए सवाए एक बंदे के। शायद वो इस माफिया का राइट हैंड था। चुपती तेज नजरों से लियाम को देखता जा रहा था। लियाम ने एक सरसरी नजर उसे देखा। मुझे शौक हुआ मिलने का इस टैटू की वजह से जो तुम्हारे बाजू पे है। वो लिंक्स, वो मुझे मुतवज्जा कर गया। मैं पहचान नहीं पा रहा। क्या तुम अपना चेहरा रोशनी में ला सकते हो थोड़ी देर? एक ऊंची चेयर पे बैठ के टांग पे टांग चढ़ाते लियाम ने एतमाद से बात की। नजर बार बार दाएं तरफ खड़े उस बंदे पे जा रही थी जो लियाम को अजीब नजरों से देख रहा था। क्या ये कोई स्पाई गेम है? कुछ चाहिए मुझसे? तुम्हें मेरा ऑफिशियल बार कैसे मिला? हैरत है तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? वह सर्द से लहजे में बोल के आगे हुआ। रोशनी में चेहरा वाज़ेह हो चुका था। लियाम उसे देख के बुरी तरह ठिठक गया। फटी फटी आंखों से उसका चेहरा तकता जा रहा था। हाउ डेयरिंग, शो सम रिस्पेक्ट बॉय। कितने जुर्रतमंद हो, थोड़ी इज्जत दिखाओ लड़के। राइट हैंड ने अजीब तीखी सी आवाज में लियाम को मुखातिब किया। लियाम ने नजर घुमाकर उसे नापसंदीदगी से देखा। इट्स ओके बैरी, ही इज द प्रिंस ऑफ लंदन, ही कैन डू व्हाट ही लाइक। कोई बात नहीं बैरी, ये लंदन का प्रिंस है, ये जो पसंद करे कर सकता है। मुस्कुराती आवाज पे भी लियाम ने बैरी नाम के उस बंदे पे से नजर नहीं हटाई। उसकी तीखी नजर लियाम को गुस्सा दिला रही थी। उसका बेअदब अंदाज बुरा लग रहा था। वो बैरी से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था, इसीलिए झटके से उठा और वहां से निकल गया। उसे लगा कुछ देर मजीद बैठा तो बैरी को मार डालेगा। पीछे वो दोनों उस अजीब सी मुलाकात को सोचने लगे। वो इस बार के वीआईपी रूम तक पहुंचा कैसे, आया क्यों था, क्या चाहता था और यूं बिना कुछ बोले बताए चला क्यों गया? वो 5 मिनट की मुलाकात में उनकी सोच पे कब्जा जमा गया था। अपने पेंट हाउस में वो पहले से ड्रिंक बनाकर उस लड़की का वेट कर रहा था। सिगरेट के गहरे कश लेता वो तेजी से डेरिक के साथ होने वाली मीटिंग का सोच रहा था जब मॉरिस का मैसेज मिला। ही इज ईगर टू मीट, डाइंग टू सेव हिज लिटिल डॉटर। वो मिलने के लिए बेताब है, अपनी छोटी बेटी को महफूज करने के लिए मरा जा रहा है। मैसेज पढ़कर उसने इत्मीनान से सर हिलाया। इसी वक्त वो बार वाली लड़की उसके बंदों के हमरा पहुंच चुकी थी। नामुकम्मल लिबास में उस अपने जिस्म की नुमाइश करवाती तफाखुर से चलती उसके करीब आई। बार की हसीन से हसीन लड़कियों में लिंक्स ने उसे रात के लिए चुना था। फखर था उसके अंदाज और अदा में। लेट्स एंजॉय ड्रिंक बिफोर योर लव। आओ तुम्हारी मोहब्बत से पहले ड्रिंक एंजॉय करें। उसके साथ बैठते ही लिंक्स ने संजीदगी से एक गिलास उठाकर उसे पकड़ाया। वो सर हिलाकर बेताबी से ड्रिंक पीने लगी। सुर्ख महलूल को कांच के गिलास में हौले से हिलाता वो छोटे छोटे सिप भरता लड़की को देख रहा था। वो एक के बाद दूसरा गिलास भरकर पीती जा रही थी। महंगी चैंपियन के पहले गिलास में मिली ड्रग का असर तेजी से हो रहा था। अपना गिलास टेबल पर रखकर वो उसे करीब करके उसके चेहरे पे झुका, मगर चंद ही सेकंड में अलग हो गया। चेहरे पे बेजारी और नागवारी छा गई थी। उस लड़की का मोबाइल उठाकर उसके फिंगरप्रिंट से ऑन करके सारा डाटा निकाल लिया। तमस्कुर से ही सर हिलाया। डेरिक ने अपनी गर्लफ्रेंड है उसे भेजी थी सिर्फ इसलिए कि वो लिंक्स को पूरी रात मसरूफ रखे और वहाँ रेंजर्स उसका सारा माल पकड़कर केस बना दें। लिंक्स ने एक नज़र उस शातिर और बेशरम लड़की को देखा जो ड्रग उसने ली थी उस पर महंगी शराब की पूरी बोतल पीने की वजह से सुबह तक वो मौत को गले लगाने वाली थी और उसे कोई अफसोस नहीं था। वो बाहर निकला, कुछ गार्ड्स के साथ राइजो मौजूद था। वो बाकी रात के लिए तुम्हारी हुई राइजो, मगर सुबह से पहले तुम उसकी लाश के साथ यहाँ से चले जाना। राइजो को की पकड़ाते हुए सख्ती से ताकीद की। वो शौकी से मुस्कुराते हुए सर हिला गया। लिंक्स वहाँ से सीधा अपने ऑफिस पहुँच गया था। डेरिक से बामुश्किल 20 मिनट की मीटिंग की और रात के दूसरे पहर वो सब कुछ समेट चुका था। वो इस वक्त एक्लेप्स कसिनो के प्राइवेट रूम में बैठा था। यह नहायत शानदार और बड़ा ऑफिस था। तकोन नुमा कमरा जिसकी एक दीवार बैरूनी जानिब और बाकी 2 दीवारें कसिनो के अंदर थी। ग्लास वॉल ऐसी कि वो अंदर बैठे सब बाहर देख सकता था, मगर बाहर से वो स्याह शीशा था। बैरूनी दीवार के पास 2 स्टेप ऊपर छोटे से स्टेज नुमा जगह पर उसका ऊंचा सिंगल सोफा रखा था जिसकी बैक के कदरे ऊंचाई पर लिंक्स खुदा हुआ था। वो सोफे पर बेजार सा टांग पे टांग चढ़ाए बैठा था। लिंक्स माफिया वर्ल्ड का बेताज बादशाह, जिसकी दहशत अजीब अंदाज से सब माफिया के लोग पर असर कर रही थी। स्टॉक सारा छुपा लिया गया था। रेंजर से मुकाबले में उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर किसी की जान नहीं गई। जब तक उन्हें अंदर लाया गया, शुगर और सॉल्ट के पाउडर का स्टॉक सब सामने रखा जा चुका था। सब अच्छे से हो गया जैसा तुमने चाहा था। बैरी तमाम रिपोर्ट दे रहा था, जोश से भरा लहजा और चमकती हुई आंखें। इस कामयाबी पर सभी पुरजोश थे जिसका
کام تھا وہ صرف سر ہلا گیا۔ مورس بتا رہا تھا مسٹر ڈیرک سے میٹنگ ہوئی۔ اس کی خاموشی پر بیری نے سنجیدہ ہوتے آہستگی سے سوال کیا۔ وہ گہرا سانس بھر گیا۔ ڈیرک رینجرز کو ہمارے اسٹاک کا بتا کے سمجھ رہا تھا مجھ سے اپنے اس پروجیکٹ کا بدلہ لے سکتا ہے۔ وہ تمسخر سے بولتا سر جھٹک گیا۔ ڈیرک کی کچھ گھنٹے پہلے میٹنگ میں حیرت سے پھٹی آنکھوں کو سوچ کر اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈیرک کے ہر پرسنل معاملے کو اس نے سب بندوں کے درمیان ڈسکس کیا تھا اور پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس نے ہار مان لی۔ لنکس نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور اس کے پاس رک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ I'm sorry your girlfriend is no more۔ اس کی سرگوشی نے ڈیرک کا رنگ فک کر دیا تھا۔ اس وقت بیری کی بات سن کر وہ سر جھٹکتا اطمینان بھرا سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر غائب دماغی سے چھت کو تکتی رہی۔ وہ کہاں ہے، کیوں ہے، کب سے ہے؟ اس کا دماغ اتنا سو رہا تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ پھر ہولے ہولے حواس جاگنے لگے۔ اسے ٹیرا یاد آئی، مسکراتی ہوئی کسی ماں کی طرح اسے سنبھالتی ہوئی، اس کے ڈرنے پر سینے سے لگاتی ہوئی، اس کے رونے پر بہلا کے کھانا کھلاتی ہوئی۔ ٹیرا نہ ہوتی تو شاید لوگوں کو کسی گلی میں اس کا لٹا پھوٹا مردہ وجود ملتا، یا شاید وہ ایسے ہی کسی جگہ خوف سے چھپی بھوک سے مر جاتی۔ مگر اسے ٹیرا ملی اور ٹیرا کو یاد کرتے کرتے اسے یاد آیا وہ 2 دن غائب رہی۔ جب وہ آئی تو زخمی تھی اور یونا اس کے لیے کھانا لینے بھاگی تھی۔ جب وہ لوٹی تو دیر ہو چکی تھی، ٹیرا مر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، جسم بخار سے جل رہا تھا، دل کی تکلیف اور دماغ کی تھکن نے وجود کو جلا دیا تھا۔ کچھ دیر گٹری بنی سسکتی رہی، اکیلی تھی۔ اس کا غم بڑا تھا مگر بانٹنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنا غم خود بانٹا، خود رونے دیا اور پھر خود کو خود چپ کروا لیا۔ اعصاب کچھ بیدار ہوئے تو خیال آیا آخر وہ تھی کہاں اور ٹیرا کا مردہ وجود کہاں گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، ارد گرد نظر دوڑائی، کچھ غور کیا۔ جگہ جانی پہچانی تھی، پرانا چھوٹا سا کمرہ اور سامنے کھڑی پرانی الماری، کمرے کا پرانا لکڑی کا دروازہ، اور وہ دیکھنے بنا جانتی تھی دروازے سے باہر چھوٹا سا لاؤنج ہے جس کی ایک جانب چھوٹی راہداری میں باتھ روم ہے اور ایک سائڈ پہ چھوٹا سا اوپن کچن۔ وہ یونا ہوپ تھی، ہاف امریکن اور ہاف جاپانیز۔ یہ اس کا گھر تھا، وہی گھر جہاں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ماں تب مر گئی جب وہ 7 سال کی تھی، مگر وہ باپ کے ساتھ خوش تھی۔ اسے اس دن باپ نے اسکول نہیں جانے دیا۔ اس نے وجہ نہیں بتائی مگر وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر سے چپ چاپ نکل جانے کی تیاری کر رہا تھا مگر گھر میں اچانک کچھ لوگوں کے گھس آنے پر اس کے باپ نے اسے اسی اکلوتے کمرے کی اس بوسیدہ الماری میں اسے چھپا کر چپ رہنے کی تاکید کی تھی۔ جب وہ چھپ گئی، لبوں پہ ننھی سی انگلی رکھ لی۔ وہ لوگ وہیں کمرے میں آ گئے، وہ 4-5 سیاہ فام اور سفید فام، عجیب شکلوں والے، سیاہ لباس والے، بے رحم اور شفاق سے لوگ، ان کا باس نہایت سنگ دل۔ پھر وہیں اس الماری اور اس بوسیدہ سنگل بیڈ کے درمیان ہی اس کے باپ کا گلا کاٹ کے پھینک دیا گیا تھا، یعنی ماں کے پورے 2 سال بعد اس نے باپ بھی گنوا دیا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر بعد لوگوں کی عجیب آوازوں پر اس کی آنکھ کھلی تو پولیس اس کے گھر جمع تھی۔ وہ الماری میں ہی دبکی بیٹھی رہی، تفتیش ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے اس کے باپ کی لاش کو ایک سیاہ بیگ میں ڈال کر سرد خانے لے جایا گیا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، لوگ حیران تھے کہ کیا ہوا۔ سب کو لگ رہا تھا یونا ہوپ اسکول گئی ہوگی۔ وہ گھر سے چھپ کے نکلی، وہ باہر گلیوں میں روتی پھرتی رہی۔ وہ لوگوں کے خوف سے ویران، تاریک اور چھوٹی گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی ایسا ملتا جو اس کا کمسن وجود نوچ ڈالتا، ایک گلی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی 14 سالہ ایک لڑکی تیزی سے کچھ کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے رونے کی آواز پر نظر اٹھائی۔ سنہرے گھنگریالے بالوں اور نیلی آنکھوں والی یونا ہوپ، جس کی شفاف چمکتی جلد تھی، وہ انتہا کی حسین بچی تھی۔ وہ لڑکی کھانا بھلائے اسے تکنے لگی، اور اگر وہ لڑکی ہو کر نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی، کوئی مرد دیکھ لے تو کیا کرتا؟ سنو چھوٹی لڑکی، کیا ہوا؟ بھوک لگی ہے؟ اس نے بے ساختہ روتی ہوئی گڑیا کو مخاطب کیا، اور وہ ایسی خوفزدہ کہ اس کے پاس جا کر اس کے سینے میں منہ چھپاتی رونے لگی۔ My daddy is gone, I am alone and afraid۔ وہ روتے ہوئے نہایت باریک آواز میں، مدھم آواز میں اپنا غم سنا رہی تھی۔ اس لڑکی نے بے ساختہ اسے کسی ماں کی طرح خود میں سمیٹ لیا، اسے اپنا بچا ہوا کھانا کھلایا اور اسے اپنے ساتھ چھپا کے لے گئی۔ وہ ٹیرا تھی، یونا ہوپ کی ماں جیسی دوست۔ اس نے یونا کے بالوں کو مٹی سے بھر دیا، اس کے چہرے پہ کیچڑ لگایا اور اسے پرانے بوسیدہ کپڑے پہنا دیے۔ اس کی چھوٹی سی احتیاط تھی یونا ہوپ کو لوگوں سے بچا کے رکھنے کی، چھپا کے رکھنے کی۔ وہ کامیاب رہی تھی۔ یونا اس کے پیچھے چھپ کے رہتی تھی، وہ ٹیرا سے الگ نہیں ہوتی تھی، اور اب ٹیرا مر چکی تھی اور اب وہ پھر سے اکیلی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اسے وہاں لایا کون تھا جو یہ جانتا تھا یہ اسی کا گھر ہے، جس نے اس کے گھر کی حفاظت کی، اسے یہاں لا چھوڑا، وہ بھی پورے 10 سال بعد۔
لیام جب سے اپنے آئیڈیل مافیا سے مل کے آیا تھا اس کا دل ہر چیز سے بیزار ہو رہا تھا. اتنا گھٹیا انسان اس نے سوچے سمجھے بنا ہی آئیڈیلائز ہی کیسے کر لیا. اس کا دماغ بری طرح تپڑا تھا. ماضی کا واقعہ آنکھوں میں گھوم رہا تھا. ماضی وہی کام سا دن تھا. لیام اسکول سے واپس جلدی لوٹا تھا. اسے فیور فیل ہو رہا تھا. جلتی سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب اس کے بڑے بھائی کا ڈاگ گھر کے پچھلی جانب بنے اپنے ڈاگ ہاؤس سے بھاگ کے اس کے پاس آیا اور اس کی پینٹ دانتوں میں پھنسا کر اسے ایک طرف کھینچنے لگا. وہ بیزار سا اس کے کھینچنے پر اس کے ساتھ چلتا چلا جا رہا تھا. Just let me sleep. I'm not feeling well. Today is not the day to play, please. وہ ڈاگ کو سمجھانا چاہ رہا تھا مگر وہ کھینچتا رہا. اس محل نما گھر میں فرنٹ لان کے علاوہ باقی پچھلی جانب بھی بہت چھوٹا مگر صاف گراسی پلاٹ تھا. ایک طرف سوئمنگ پول تھا اور قریب وہاں ایک طرف قدرے نیچے جا کے براؤنز فیملی کی ایک بڑی تعداد میں مہنگی گاڑیوں کا بڑا سا گیراج تھا. پلاٹ کے دوسری جانب ڈاگ ہاؤسز کے علاوہ ایک اسٹور نما بڑا کمرہ تھا جہاں بچوں کی پرانی سائیکلز اور دوسرے کھلونے پڑے تھے. اب وہاں کوئی نہیں جاتا تھا. وہ ڈاگ اسے وہاں لے جا رہا تھا. یقیناً وہ کھیلنا چاہتا تھا. لیام سر جھٹکتا اس کے ساتھ چلتا رہا اور اس اسٹور نما کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اسے عجیب سا محسوس ہوا. ڈاگ زور زور سے بھونک رہا تھا. اس کی آواز پہ اچانک اس کمرے سے حواس باغتا سا مرد باہر نکلا. انکل جیک آپ یہاں کیسے؟ اس نے حیرت سے اپنے باپ کے کزن یعنی چچا کو دیکھا. اس کا یہاں ہونا حیرت نہیں تھی. وہ یہاں آتا ہی رہتا تھا مگر اس کا یوں سب کی غیر موجودگی میں اس اسٹور کے اندر ہونا حیرت کی بات تھی. وہ اپنا سوال ادھورا چھوڑ کر اس کا جواب سنے بنا اندر داخل ہوا. اس نے ہر ممکنہ بات سوچ لی تھی یہاں تک کہ چوری بھی مگر سامنے کا منظر اس کی توقع اور سوچ کے بالکل برعکس تھا. سامنے ان کی سرونٹ کی کم سن بچی خون میں لت پت پڑی تھی. جیک وہاں سے بھاگ چکا تھا. لیام اتنا شوق تھا کہ کتنی دیر سمجھ ہی نہیں پایا کیا کرے. ڈاگ اس بچی کے پاس اداس بیٹھا تھا. وہ سارا دن اس کے ساتھ رہتی تھی. وہ حق دوستی نبھاتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش کر چکا تھا مگر وہ لیٹ ہو گیا تھا. لیام نے مزید کچھ سوچنے کی بجائے اپنی شرٹ اس بچی پر پہن کر پولیس کو کال ملا دی. پولیس آ گئی. اس کی فیملی اس کی حرکت پر اچھی خاصی ہل چکی تھی. وہ معاملہ اپنے طریقے سے ہینڈل کر لیتے مگر وہ پولیس کو انوالو کر چکا تھا. بچی کی لاش لے جائی گئی. سرونٹ لیڈی کو جانے کیسے چپ کروایا گیا. اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا جیک اور براؤن کہاں گیا. اس واقعے کے بعد اس کے دل اور نظر سے اتر چکا تھا اور پھر اسے کبھی کسی فیملی ایونٹس پر نہیں دیکھا تھا. ایک عرصہ بعد جب وہ یہ بات اور جیک اور براؤن نامی اپنے کسی انکل کو بھلا ہی چکا تھا وہ مافیا کے طور پہ اس کے سامنے آیا تھا. وہ لنکس کا ٹیٹو بنائے لندن کا بادشاہ بننے کی تگودو میں تھا. وہ لنکس بنا ہوا تھا. اسے اپنا آپ لنکس لگتا تھا. لیام کو اس کی بات پہ بھی غصہ آیا تھا. وہ ایک معصوم جان کو یوں جانوروں کی طرح نوچ کر کیسے اتنی پرسکون زندگی گزار سکتا ہے. وہ نفرت سے کئی دن سوچتا رہا اور پھر جس نتیجے پہ وہ پہنچا وہ نہایت خطرناک تھا. ایک بار پھر اس نے نہیں سوچا کہ وہ رائل فیملی کا ہے. اس کی فیملی کا ایک سٹیٹس تھا جسے پہلے ہی میں ڈبو چکا تھا. وہ اپنا پورا مستقبل داؤ پہ لگانے والا تھا. اس نے کچھ نہیں سوچا. اسے بس جیک اور براؤن کا اس گھناؤنے گناہ کے بعد سکون سے رہنا برا لگ رہا تھا. وہ اس سے اس کا سکون چھیننے والا تھا. مسٹر پولو کی دی اس سفید پڑیا نے ہوپ کے لیے سکون کا نیا در کھول دیا تھا. وہ نہایت تیزی سے ڈرگ کی عادی ہو رہی تھی. اسی بار کے پچھلی جانب وہ بڑے سارے کوڑے دان کے بند دیوار والی سائڈ پہ چھپ کے وہ ہوش و حواس گنوائے رکھتی تھی. کئی روز سے وہ دن کے وقت بھی عجیب گمسم اور نڈھال حالت میں رہتی تھی. وہ بھی اپنے سیمسٹر ایگزامز میں بزی ہونے کی وجہ سے وقت نہیں دے پایا تھا. اب جب فری ہوا تو کافی بدلی ہوئی وہ لگی تھی. اس کی تلاش میں ہر جگہ گھومتا. فرینک پریشان سا بار میں اپنی جاب کرنے لگا. رات کے پہلے پہر اس نے کوڑے کا شاپر اٹھا کے کوڑے دان میں پھینکا. ڈیڈی ڈونٹ ڈائی ٹیرا کم بیک. مدم پر براہٹ پر وہ چونک کے کوڑے دان کی اس جانب جھانکنے لگا. سامنے ہوپ دیوار کے پاس گٹری بن کر سوئی بڑبڑا رہی تھی. ہوپ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اٹھو. کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے جھک کر اسے سنبھالنے لگا. وہ اس کے سینے سے لگتی سسکنے لگی. فرینک تعصب سے اسے تھپکنے لگا. فرینک اس نے ڈیڈی کو مار دیا. ٹیرا کو بھی مار دیا. وہ مجھے بھی مار دے گا. تمہیں بھی مار دے گا. پولو بھی مر جائے گا. وہ سب کو مار دے گا. لندن کی گلیوں میں گھومتے ہنستے مسکراتے سب لوگوں کا شکار کر لے گا. وہ سب کو مارتا ہے. اس کی باتوں سے کوئی شک نہیں رہا کہ وہ نشے میں ہے. وہ ہوش میں نہیں تھی. فرینک نے جھک کے سونگھنے کی کوشش کی. شراب کی کوئی اسمیل نہیں تھی. اس کے ہاتھوں اور منہ پہ لگا ہلکا سا سفید پاؤڈر. فرینک نے اس کا وہ ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا. بغور دیکھا. انگلیوں پہ لگے پاؤڈر کو زبان سے چھو کے ذائقہ محسوس کیا.
اور بری طرح ٹھٹک گیا۔ اتنا مہنگا ڈرگ وہ کہاں سے حاصل کر رہی تھی؟ فرینک کی آنکھیں پھیل گئی۔ کندھوں سے تھام کے ہوپ کو اپنے سامنے کیا وہ جھول رہی تھی۔ تم کس کا شکار بننے والی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ مہنگی ڈرگ دے کے تمہیں کس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ تم کس طرف جا رہی ہو پاگل لڑکی؟ فرینک کو شدید پریشانی نے آن گھیرا۔ اگر وہ آج نہ دیکھتا، اگر وہ آج اسے نہ دیکھ پاتا، اگر آج بھی کچرا مسٹر پولو ڈالنے آتا، اس کے سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ہوپ کو سنبھال کر بار کے دروازے کے پاس لایا، آنر کو میسج کر کے ایمرجنسی میں جانے کا کہا۔ آنر اس کا انکل تھا جس کی وجہ سے اسے یہ سہولت میسر تھی کہ وہ کبھی بھی کام سے جا سکتا تھا۔ ہوپ کو اٹھا کے وہ اس کے گھر لے گیا۔ گھر کی حالت دیکھ کر اسے ابکائی آنے لگی تھی۔ ہر طرف کپڑے اور برتن، سب ایک ساتھ فرش اور پرانے صوفوں پر بکھرا ہوا تھا۔ چھوٹی سی ٹیبل پہ کھانے کا ادھ کھایا سامان ضائع ہو رہا تھا۔ وہ بار میں جاب کر کے جتنا کماتی تھی ایسے ہی ضائع کرتی جا رہی تھی۔ فرینک کو اس کی بے ترتیب زندگی پر افسوس ہوا۔ اسے بستر پہ سلا کے وہ گھر سمیٹنے لگا، دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ یونا ہوپ کو وہ مہنگی ڈرگ کس نے اور کس مقصد سے دی؟ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ڈرگ دینے کا مقصد اسے ایڈکٹ کر کے اپنی مرضی کے کام میں لگانا تھا۔ وہ ایڈکٹ ہو چکی تھی، جلد ڈرگ دینے والوں کی کٹ پتلی بن جانے والی تھی۔ فرینک اس کی حالت سے ایسا ڈرا کہ اس رات اس کے گھر سے واپس نہیں جا پایا۔ وہ وہیں صوفے پہ دراز ہوتا سوچوں میں مبتلا پڑے پڑے سو گیا۔ بیری، مجھے ایڈمز کا فیبرک چاہیے۔ کیا جلد کوئی بڑی گیمبلنگ ہونے والی ہے جس میں ہم اپنے بارز بیٹ میں دیں؟ اسے فیبرک بار نہیں بھول رہا تھا، اسے فیبرک چاہیے تھا۔ اس کے لیے وہ سب پلان کیے بیٹھا تھا۔ سال میں کم سے کم ایک بار ایسی بڑی گیم ہوتی تھی جس میں گیمبلرز اپنا اثاثہ بیٹ میں لگاتے تھے۔ جیتنے والا وہ سب حاصل کر لیتا تھا جو چاہتا تھا، اور ہارنے والا اپنے اربوں کی مالیت والے بارز اور کلبز مفت میں دے بیٹھتا تھا۔ مگر یہ گیمبلنگ کا نشہ ایسا تھا کہ ہر بار جیتنے کی چاہ اور ضد گیمبلرز کو پھر سے اکساتی تھی۔ فی الحال لندن مافیا میں ایڈمز سال کی ان بڑی گیمبلنگز میں پچھلے 2-3 سال سے جیت رہے تھے۔ وہ 3-4 بارز اور کلبز لے چکے تھے۔ وہ مافیا میں ہمیشہ نمبر 1 رہنے والے کلارکنز کے برابر آ چکے تھے۔ تمہیں مزید کا لالچ ستا رہا ہے لنکس؟ ہم فی الحال ملینز کی رقم والی گیمبلنگ بھی مشکل سے جیت رہے ہیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ بیری نے تھوڑا احتیاط سے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ بیری کو بے تاثر نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس مرتبہ میں کسی XYZ کو نہیں بھیج رہا، اس بار خود لنکس گیمبلنگ کرے گا۔ کیا میری گیمز بھول چکے ہو؟ لنکس کی بات پہ بیری ٹھٹکا۔ ہاں، لنکس کی گیمبلنگ، اس کی گیمز، مشہور تھا کہ وہ اس معاملے میں بہت گولڈن لک تھا۔ جس گیم میں خود ہاتھ ڈالتا تھا جیت جاتا تھا۔ ہاں، وہ تیز تھا، ماہر چال باز بھی تھا، اور یہ گیمز وہ عام حالات میں اپنے ہی بیسٹ پلیئرز کے ساتھ کھیلتا اور ہمیشہ جیت جاتا تھا۔ وہ تاش کے پتوں کو جیسے اندر تک جھانک لیتا تھا، وہ پتوں کو اپنی آنکھوں سے تول لیتا تھا۔ یہ اس کا شوق بھی تھا، جنون بھی، مگر اس کا یہ جنون وہ اتنا محفوظ رکھتا تھا کہ کبھی پبلک میں یہ گیم نہیں کھیلتا تھا۔ مگر آج وہ سال کی بڑی گیم میں خود گیمبلر بن رہا تھا۔ بیری نے مان لیا، وہ واقعی جو چاہے اسے پانے کی ہر راہ سے گزرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے لوگوں کے سامنے آنا پڑے۔ ٹھیک ہے، اگر تم کھیل رہے ہو، مجھے کہنے میں کوئی مشکل نہیں کہ فیبرک اس سال کے اختتام میں ہمارا ہوگا۔ میں اس گیمبلنگ میں ہائی بیٹ کے ساتھ اپنا نام دے دیتا ہوں۔ بیری نے پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ وہ سر ہلا کے کانچ کے گلاس میں سرخ محلول ہلاتا، سگریٹ کے گہرے کش بھرا تھا۔ سبز آنکھیں نیموا تھی، ان میں سرخی کی لکیر جچ رہی تھی۔ باس، ایک لڑکی ایکلیپس بار میں 3 بار آ چکی ہے، کوئی عام سی جسم فروش لگتی ہے، مگر ایک ضد ہے کہ اسے لنکس سے ملنا ہے۔ رائزو اس کے پاس آ کر اطلاع دے رہا تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھے لنکس نے بدمزگی سے اسے دیکھا۔ رائزو، تمہاری یہ ہر دن نئی لڑکی کی لالچ کچھ زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اب تم عام جسم فروش لڑکیوں کو مجھ تک لاؤ گے؟ اس نے نہایت ناگواری سے رائزو کو دیکھا۔ رائزو نے کفت سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مسلسل تنگ کر رہی ہے، دھکے دے کے نکال کے دیکھا ہے، اس کی بات بس چھٹکا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے لنکس کے لیے کوئی ضروری بات ہے، سنی نہ گئی نقصان ہوگا۔ وہ چونکا رہی ہے، روزانہ آ رہی ہے۔ رائزو کی بات وہ بے تاثر اور لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ وہ چپ ہوا تو تمسخر سے سر جھٹکا۔ کسی دشمن کی چال ہو سکتی ہے، کوئی عام فین لڑکی ہو سکتی ہے، کیا بات چونکا رہی ہے؟ بس یہی کہ میری کوئی خامی اس کے ہاتھ لگ گئی؟ کیا لگتا ہے کچھ ایسا ہے کہ مجھے ڈرنا چاہیے؟ وہ سراسر مذاق ہو رہا تھا۔ رائزو نے سر جھکا دیا۔ سمجھ گیا، یہ بات زیادہ نہیں سوچنی۔ مگر وہ لڑکی اسے بھول نہیں رہی تھی۔ وہ کم عمر تھی، نا تجربہ کار، اور کوئی دنیا سے انجان لگ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی اور رو پڑتی تھی۔ آخر لنکس کو کیا خطرہ تھا؟ رائزو پریشان رہا۔ اوہ، سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھی تھی۔ فرینک سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس بھرا۔
हो मुझे साफ जवाब चाहिए, तुम वो ड्रग्स किससे लेती रही हो और क्यों लेती हो, क्या परेशानी है? सब ठीक है, तुम्हें जॉब मिल गई है, तुम्हारा घर है और तुम पे कोई कर्ज भी नहीं। फ्रैंक ने जब से सवाल किया। होप का जर्द सा चेहरा उसे परेशान कर रहा था। पूरी रात के बाद वो दिन चढ़े तक नींद बेहोश ही रही थी। वो लब कुचलने लगी। होप बताओ, वो चीखा। सहम के पीछे होती वो उसे तकने लगी। वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा था? वो अनजान थी, वो शिकार बन रही है। उसे खबर ही नहीं थी अगर फ्रैंक ना जान पाता तो उसका क्या बनने वाला था। वो किसी चीप से क्लब में डांसर बना दी जाती। उसे हर बार ड्रग के बदले जिस्म देना पड़ता। हाँ मुझ पे कर्ज नहीं, मेरा घर अपना है, मगर इस घर में मेरे साथ कोई नहीं है। मैं इस घर से खाली हाथ निकली थी जब मेरे बाप की लाश यहाँ से गई और मैं कभी नहीं लौटी क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा था। अब मुझे नहीं पता मुझे यहाँ कौन लाया और क्यों। मेरा माजी मुझे सुकून नहीं लेने देता। मुझसे हर रिश्ता छीना जा चुका है, मुझे बस सुकून चाहिए, वो बताते हुए सिसक पड़ी। फ्रैंक ने तासुब से लब भींचे। क्या सुकून का बस यही एक रास्ता था होप? अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन थी तो मुझे बताना था। फ्रैंक ने शगिस्तगी से उसे देखा। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो होप को ठिठका गया। वो उसे हैरत से देखने लगी। वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था जैसे होप उसकी जिम्मेदारी हो? उनके दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बना था, या फिर कुछ था जिसे योना होप अनजान थी। मुझे मेरा माजी चैन नहीं लेने देता। मैं जिस दिन अपने डैडी की मौत का बदला ले लूंगी, मैं एक नई होप बन जाऊंगी। मैं उस दिन योना होप बन जाऊंगी। मैं नॉर्मल लोगों की तरह जीऊंगी, मगर अभी नहीं। वो नफी में सर हिलाती अटल लहजे में बोली। फ्रैंक ने पुरसोच नजरों से उसे देखा। कैसे लोगी बदला? क्या जानती हो कातलों के बारे में? तुमने शक्ल देखी? तुम्हारे पास कोई क्लू है? फ्रैंक ने नरमी से सवाल किया। उसे यकीन था होप की ये ख्वाहिश फजूल है। वो कातिल का नहीं जानती थी, उसे कुछ खबर नहीं थी। वो 10 साल बाद अचानक बदला लेने को तैयार थी। हाँ वो माफिया के लोग थे, मैं जानती हूँ। डैडी गैम्बलर थे, मैं जानती हूँ। वो रकम हार के छुप गए थे, मुझे सब याद है। वो बहुत लंबा था, उसका ड्रेस ब्लैक था, उसके हाथ के पास बाजू पे एक टैटू बना हुआ था। वो कोई कैट थी जिसके नुकीले कान थे। होप ने बेताबी से हर बात दोहराई, हर वो बात जो उसके दिमाग पे नक्श हो चुकी थी, जो वो भुला नहीं पा रही थी। लिंक्स के टैटू का सुन के फ्रैंक चौंका। माफिया लिंक्स, ब्लैक आउटफिट, लंबा। फ्रैंक ने बड़बड़ाते हुए दिमाग पे जोर दिया। वो बहुत बड़े बड़े बार्स में काम करता रहा था। उसके पास ड्रिंक बनाने का आर्ट था, एक ऐसा अनोखा आर्ट जो बहुत महंगा था, जो बार्स में हाथों हाथ लिया जाता था। फ्रैंकफर्ट, जिसका अंकल हमेशा बार्स में ड्रिंक मेकिंग करता था, उसने बचपन से ही फ्रैंक को यह काम सिखाया था। फ्रैंक इस काम में महारत हासिल करने के लिए बहुत बार्स में ट्रेनिंग ले चुका था और बार्स में माफियोसो भी आते थे। तेजी से दिमाग चलाते हुए एकदम धमाका सा हुआ था। 3 साल पहले फ्रैंकफर्ट फैब्रिक बार में ड्रिंक बना रहा था। अचानक बार काउंटर के पास और डांस फ्लोर से लेकर वीआईपी फ्लोर तक हलचल सी मच गई। हाई अलर्ट के साथ एक दराज कद मर्द दाखिल हुआ था। वहां स्याह लिबास, मगरूर चाल और ऊंचे लंबे कड़क लहजे वाले बंदों का ढेर साथ लगाए। वो चेहरा तकरीबन छुपाए हुए था। उसकी चाल में ऐसा गरूर था जैसे वो लोगों के दिलों पे कदम रख रहा हो, जैसे वो जिंदगियों पर काबिज हो। माफिया आई है, उसमें कुछ अलग गरूर है, उसका अंदाज कुछ अलग है। फ्रैंक ने उसके प्रोटोकॉल से अंदाजा लगा लिया था वो माफिया है। उसके साथ मौजूद ड्रिंक सिखाते मर्द ने एक नजर फ्रैंक को देखा और सर हिलाया। लिंक्स माफिया ही है, कोई नहीं जानता कितना पुराना है, मगर मंजर आम पे अब आने लगा है। उसकी शख्सियत में अजीब रौब सा है। सुना है कभी ना किसी ने सही से उसे देखा है, ना कोई उसकी हंसी सुन पाया है। जरा सी गलती पे मौत देता है, मगर उसकी मौत हमेशा से आसान है। ये सीधा दिल पे वार करता है और वार ऐसा कि एक झटके में मार देता है। समझ नहीं आता ये रहम खाता है या जालिम है। उसे बाकी माफिया की तरह बिला वजह जिस्मों को तकलीफ देते हुए नहीं देखा, और ना ही ये बाकी माफिया की तरह अपने कीमती बंदों को चांस देता है। उसकी हर रात लड़कियों के साथ गुजरती है, मगर वहशी या बेरहम रवैया नहीं दिखाता। ये जिस्म नोचता नहीं, ना अजियत देता है। उसे एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद लड़की की शक्ल तक याद नहीं रहती, यानी ऐसा लापरवाह है। वो बताता जा रहा था। फ्रैंक को वो अच्छा लगा। कोई भी सुनता तो अच्छा लगता। वो माफिया था, बुरा था, गैम्बलर था, लॉन शार्क था, ड्रग डीलर था, मगर वो इंसानी जानों और औरतों के जिस्मों को बाकी माफिया की तरह अजियतें नहीं देता था। वो पसे मंजर रह के काम करता रहा था। फिर वो यकदम मंजर आम पे आया था, और जब सामने आया तेजी से मशहूर होता जा रहा था। हाल फ्रैंक ने गहरा सांस भर के होप को देखा। वो आम माफिया नहीं है होप, समझ नहीं आता वो ज़हीन है या बेवकूफ, मगर वो धोखा कम ही खाता है। तुम उसे कैसे बदला लोगी, ये सब जाने दो। उसने प्यार से समझाना चाहा। वो इस मामले में होप की मदद नहीं कर सकता था।
یہ اسے موت میں دھکیلنے کے برابر تھا۔ مجھے یہی کرنا ہے فرینک، میری مدد کرو، بس ایک بار مجھے اس تک پہنچا دو، میں بس ایک بار اس کا سامنا کرنا چاہتی ہوں، میں اسے مارنے میں جلدی نہیں کروں گی، سوچ سمجھ کے طے کروں گی۔ وہ بازید تھی، وہ اسے کیسے بتاتی کہ اب اس کی زندگی کا یہی مقصد رہ گیا، اب اس کی زندگی خالی ہو چکی تھی، اب تو اسے جینا بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ بدلہ لے گی، پھر چاہے مر جائے۔ فرینک نے بغور اس کے تاثرات دیکھے، وہ سب پار تھی، وہ ماننے سننے کو تیار نہیں تھی، وہ اب سوچنے سمجھنے کی حد سے آگے جا چکی تھی۔ اگر وہ مدد نہ کرتا تو کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈتی، اور جیسے وہ مہنگی ڈرگ کا بے دریغ استعمال کر رہی تھی، اگر ایسا کوئی راستہ استعمال کر بیٹھی تو ایسی جگہ پھنسے گی جہاں مرنے کی بھیک مانگے گی بھی مرنے نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں مدد کروں گا، بدلے میں پرامس کرو ڈرگ دینے والے سے دوبارہ نہ ملو گی نہ ڈرگ لوگی۔ وہ مافیا لنکس ہے، اس کے بارے میں پتا کرتا ہوں ڈیٹیل، پھر سب سمجھا دوں گا۔ ایک بار ملو گی، جانچو گی، پھر آگے کا دیکھیں گے، مگر آج تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، یہی رہو۔ فرینک نے سنجیدگی سے شرائط رکھی، سمجھایا اور اسے دیکھا۔ ہوپ کو سب منظور تھا، زور و شور سے سر ہلا گئی، وہ اطمینان سے چلا گیا۔ وہ دھندلے پرانے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ گولڈن گھنگریالے، نہایت لمبے بال، سفید شفاف رنگت اس وقت زرد ہو رہی تھی، نیلی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی، گلابی لبوں کے بالکل پاس نیچے اور ٹھوڑی سے اوپر سیاہ باریک سا تل۔ وہ حسین تھی، وہ بہت زیادہ حسین تھی، اس کا یہی ایک تل بھی متوجہ کر جاتا تھا سب کو۔ اسے یقین تھا وہ لنکس کے سامنے گئی تو وہ بھی متوجہ ہوگا، وہ ایک رات کے لیے اسے چن لے گا اور ایک ہی رات اسے مارنے کے لیے کافی ہوگی۔ لیام آج فیصلہ کیے پھر اس کے سامنے تھا۔ اس بار جیک اور براؤن نے حیران ہوئے بنا سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بیری آج بھی موجود تھا اور آج بھی عجیب کٹیلی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ لیام بنا جھجک یا پریشانی کے چلتا ہوا جیک کے سامنے رکا اور بامشکل بیری کو اگنور کیا۔ Must be surprised I'm here again، لیام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا، مگر وہ خاموش نظروں سے لیام کو دیکھ رہا تھا۔ No, actually you was always there where you were never needed. You are always on the wrong spot and never admit your fault. Yes boy, this is you. نہیں، دراصل تم ہمیشہ اس جگہ ہوتے تھے جہاں تمہاری ضرورت نہیں ہوتی، تم ہمیشہ غلط جگہ پر ہوتے ہو، کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے۔ ہاں لڑکے، تم یہ ہو۔ جیک کے لہجے سے غصہ اور نفرت چھلک رہی تھی، اور وجہ لیام بخوبی جانتا تھا۔ جیک اور براؤن آج تک اس کی حرکت نہیں بھولا تھا۔ لیام اس کی سنے بنا یا معاملہ سمجھے بنا پولیس بلا کر اس کے خلاف گواہ بن گیا تھا۔ تم بھی وہ وقت نہیں بھلا پائے اور میں بھی۔ میرے مطابق تمہیں سزا ملنی چاہیے تھی، مگر تمہیں چھوڑ دیا گیا۔ تم اپنا فیملی رائل ٹیگ یوز کیا۔ تمہیں مجھ پر غصہ ہے، میں نے تمہارا فیوچر تباہ کیا، اور مجھے غصہ ہے میں نے تب تمہیں جانے کیوں دیا۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا، بس ایک گلٹ ہے جسے نکل نہیں پاتا۔ لیام اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو کے بولا، ایک جیسے دراز قد، ایک جیسے رائل بلڈ، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے تھے۔ بیری اس کی گستاخی پہ آگے بڑھنے لگا، مگر جیک نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے روکا اور مسکرایا۔ تم نے جانے ہی تو نہیں دیا تھا، تم نے نہیں سوچا آخر ہوا کیا تھا وہاں، تم نے پوچھا ہی نہیں، تم نے پورے خاندان کو بدنام کر دیا، تم آج بھی وہی بچے ہو پرنس لیام۔ وہ مسکرا کے تمسخر سے بول رہا تھا۔ لیام نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم نے میرا فیوچر تباہ نہیں کیا، بنایا ہے مجھے دیکھو لڑکے، میری پاور دیکھو، مافیاسوں میں شامل ہوں، نہ میں سامنے آتا ہوں، نہ کوئی مجھے جان پایا ہے ابھی، مگر میری پاور اتنی ہے کہ جس روز سامنے آیا میرے سر پہ مافیا کنگ کا کراؤن ہوگا۔ وہ مسکرا کے بول رہا تھا، سراسر مذاق اڑا رہا تھا، لہجے میں غرور تھا۔ اکڑتی لیام نے مٹھیاں بھینچی۔ میرا ہتھیار لوگوں کو چیخنے پہ مجبور کر دیتا ہے، میرا سگنیچر مرڈر لوگ پہچاننے لگے ہیں، مجھ سے سب ڈرنے لگے ہیں۔ وہ چاہتا تھا لیام آج یہی اسی لمحہ ہار قبول کرے، کہہ دے وہ غلط تھا، کہہ دے کہ ہاں وہ غلط تھا، اور کاش وہ تب سوچ لیتا، مگر اگلے لمحے جیک اور براؤن کے ساتھ ساتھ بیری بھی چونک گیا تھا۔ لیام نے اچانک اس کا ہتھیار کھینچ کے اس کے سینے پر عین دل کے مقام پہ رکھ دیا۔ بیری نے سائلنسر لگا پسٹل نکال کر لیام پہ تان لیا، مگر وہ اپنی پوزیشن سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہلا نہیں۔ آنکھیں جیک کی آنکھوں میں گاڑ کے دیکھتا رہا۔ تم چاہتے ہو میں سوال کروں تو میں آج یہ سوال کرتا ہوں، اس دن کیا ہوا تھا جیک اور براؤن؟ میں جانتا ہوں اس بچی کی حالت کے ذمہ دار تم ہی ہو، مگر چلو سوال کر لیتا ہوں، کیوں کیا وہ سب؟ لیام نے سنجیدگی سے سوال کیا، اور براؤن نے ایک گہری نظر لیام پہ ڈالی اور پھر بیری کو دیکھا۔ بیری، تم پوچھتے ہو رائلز کے پاس اتنی پاور کی وجہ کیا ہے؟
तुम्हें लगता है ये इनका रॉयल टैग है? उसे देखो, ये वजह है पावर की, रॉयल्स की पावर, ना मरने का खौफ, ना मारते हुए झिझक। और ब्राउन ने जैसे मिसाल दी। बैरी ने मुस्कुरा के सर हिलाया। आंसर मी, स्टॉप दिस बुलशिट। लियाम चीखा। उसे ये ड्रामा, ये तारीफ चुभ रही थी। उसे ये फखर नहीं लगता था, उसे ये बात बुरी लगी। मैं ड्रिंक था, मैं होश में नहीं था। और ब्राउन संजीदगी से बोला। लियाम बेतासुर सा सुन रहा था। ये बात तुम्हारी बेगुनाही जाहिर नहीं करती मिस्टर ओब्राउन, उसने दिल पे दबाव बढ़ाते हुए कहा। नोक ओब्राउन के सीने में हल्की सी चुभी, मगर वो डरा नहीं। हाँ, वो लियाम की हिम्मत जांच के हैरान था। जानता हूँ उसे किसी ने वो ड्रग दी जिसकी वजह से उसमें जिनसी ख्वाहिश हुई। नोट, जिस मेडिसिन का यहाँ जिक्र किया है वो वाकई होती है जिससे किसी भी लड़की या लड़के को इस गुनाह पे मजबूर किया जा सकता है, मगर नाम मेंशन करने से परहेज कर रही हूँ। वो इस ड्रग की वजह से अजियत में थी, उसे वैसे भी मर जाना था। मैंने कोशिश की कि वो बच जाए। जैक ओब्राउन की बात पे लियाम शॉक्ड सा उसे देख रहा था। ये बात उसे कुछ शर्मिंदा भी कर गई। उसे वाकई ये सवाल तब करना चाहिए था। पूछोगे नहीं उसे वो मेडिसिन किसने दी थी? साकित हो चुके लियाम ने उसकी अगली बात पे इस बार मुंह से कुछ भी बोलने की बजाय सवालिया नजरों से उसे देखा। जैक ओब्राउन मुस्कुरा रहा था। गैम्बलिंग अगले माह है और खुशी की खबर यह है कि एडम्स ने अपना फैब्रिक क्लब बेट में रखा है, क्लार्कन्स ने अपना रूबी क्लब बेट में लिखवाया है। 2 गेम्स हैं, अगर कोई बेट दे के उन दोनों से अलग अलग गेम करना चाहे तो ये ऑप्शन भी है, वरना वो एक गेम आपस में करेंगे, एक दूसरों के साथ। बैरी पुरजोश सा सारी तफसील दे रहा था। वो अपने मखसूस अंदाज में टांग पे टांग चढ़ाए कोहनी सोफे की बाजू पे टिका कर उस हाथ की मुट्ठी पे गाल रखकर सुन रहा था। थोड़ा पुरसोच हुआ। बैरी, एक्लिप्स बार और 10 बिलियन बेट में लगा दो। यह लिंक्स की पहली बड़ी गैम्बलिंग है। स्टार्ट चौंकाने वाला होना चाहिए। उसे हमेशा हाई स्टेप अच्छे लगते थे। बैरी को अंदाजा था वो आम बैकग्राउंड वाला माफिया नहीं। उसकी यूनिक बात यही थी, वो रॉयल था, माफिया भी था और माफिया में भी अपना स्टेटस मेंटेन रखता था। उसके शौक भी महंगे थे और काम भी। बैरी ने बिना बहस किए बेट लगा दी। राइजो बेचैनी से पहलू बदल रहा था। आज उनका ड्रग्स का स्टॉक ग्रीक में जाना था। राइजो को वहां होना चाहिए था, मगर वो यहाँ मौजूद था। लिंक्स के माथे पे बल नमूदार हुए। राइजो, तुम यहाँ क्यों हो? वजाहत करो। उसकी भारी आवाज पे राइजो दहल गया। वजाहत मजीद गुस्सा दिलाने वाली थी, मगर उसे जवाब देना ही था। वो लड़की वो पीछा कर रही है, कल भी उससे और उससे पहले भी। वो एक्लेप्स बार में गई, वो बार के वीआईपी एरिया में आने की कोशिश में पकड़ी गई। उसने कसीनो में भी दाखिल होने की कोशिश की। उसे मार दिया जाए या ऐसा करने दिया जाए, राइजो की परेशानी उसे समझ नहीं आई थी। एक आम लड़की जिसका वो खुद बता चुका जिस्म फरोश है, वो पीछा कर रही है तो वो करने क्यों दे रहा है? लिंक्स का जी चाहा राइजो का झुका हुआ परेशान सर बिल्कुल ही उतार दे। नाक चढ़ा के उसे देखता रहा। उसे रास्ते से हटा दो। पूछ क्यों रहे हो? जाहिर है कोई फ्रॉड लड़की है, दुश्मनों की चाल है। बैरी ने लिंक्स के तासुरात पर जल्दी से राइजो को टोके दांत पीसते हुए कहा। आंखों से इशारा दिया कि वो वहां से जाए। राइजो ने समझ के सर हिलाया। नेक्स्ट टाइम इफ यू सी दैट गर्ल, किल ऑन द स्पॉट और यू वांट हर फॉर अ नाइट। अगली बार उस लड़की को देखो, उसे उसी मौके पे मार देना, या तुम्हें वो रात के लिए चाहिए। लिंक्स के लहजे में तंज की आमेजिश पे राइजो खिफा ज़दा हुआ, नफी में सर हिलाकर वहां से निकल गया। मॉरिस का मैसेज है, बिजनेस मीटिंग्स के शेड्यूल के मुताबिक 2 दिन बाद कम से कम 3 दिन बहुत बिजी जाने वाले हैं तुम्हारे। बैरी ने उसका मूड बदलने के लिए मॉरिस का कुछ वक्त पहले आने वाला मैसेज दिखाया। मैं फ्री हूँ, तब कोई मसला नहीं। मॉरिस से कहना इस बार से वो फाइल्स टेबल पर हों जिन पे साइन चाहिए। ढेर लगा देता है, सब मैं रीड करूँ तो उसे किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? उसने भ्रमे भींच के मॉरिस का नाम लिया, दांत ऐसे कचकचाए जैसे अभी कच्चा चबा डालेगा। उसका मखसूस ड्रिंक मेकर उसके इशारे पे ड्रिंक बनाने लगा। डन, क्लार्कन्स इस बार गैम्बलिंग में तुम्हें हराने की कोशिश करेंगे। पीटर अपनी तौहीन नहीं भूला, बैरी ने टैब पे हाथ चलाते हुए याद दिलाया। उसने सर झटक के ड्रिंक मेकर का बढ़ाया गिलास थामा। आई वॉन्ट टू बी अलोन फॉर अ वाइल। सोफे की टेक से फिश टिका कर उसने आंखें मूंद के कहा। सब खामोशी से वहां से निकल गया। वो उसी पोजीशन में बैठा ड्रिंक के गिलास को हौले से हिला रहा था। सुर्ख महलूल में बर्फ के टुकड़े हीरों की तरह महसूस हो रहे थे। शराब हलकोड़े लेती किसी समंदर जैसी लग रही थी। उसके कानों में अपने बाप से की गुफ्तगू गूंज रही थी। एक चीज ऐसी है जो तुम्हें खुश कर सकती है, जो सुकून देती है, वो औरत है। ऐसी औरत जिससे तुम्हें मोहब्बत हो जाए, जिससे तुम मुखलस हो गए। उसके बाप के अल्फाज में मुस्कुराहट शामिल थी।
اور اسے کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ اسے محبت میں کیسے کروں گا؟ کیا مخلص رہنا ضروری ہے؟ وہ حیران سے زیادہ متجسس ہوا تھا۔ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، ایک دن کوئی اچانک مل جائے گی، اس کا لمس اچھا لگے گا۔ محبت کرنے کی ضرورت نہیں، محبت خود بخود ہو جائے گی۔ مخلص رہنا تمہاری مجبوری ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کا لمس، کسی کا وجود تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھ کھولی اور کانچ کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اس نے وہ عورت ہر جگہ ڈھونڈ لی تھی، مگر اسے کسی کا لمس اچھا نہیں لگا تھا۔ سب سے بیزاری محسوس ہوتی تھی، کسی میں کشش محسوس نہیں ہوئی۔ کانچ کے گلاس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا وہ نیما آنکھوں سے بالکل سامنے میرر وال میں اپنا ہی عکس دیکھتا جا رہا تھا۔ دوسرا دن ڈھل رہا تھا، پھر سے شام ہوئی۔ ڈرگز کی عادی ہوپ کے لیے سفید پاؤڈر کے بغیر رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اپنا سامان کوئی 10ویں مرتبہ چھان مارا، اس رات کے پہنے کپڑے بھی جھاڑے، مگر کہیں وہ پیکٹ نہیں ملا۔ وہ بے چین سی تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ شاید وہ اس دن اپنے باپ کی موت کو یاد کرتی سارا ڈرگ ختم کر بیٹھی تھی، یا شاید وہ پڑیا وہیں کہیں پڑی رہ گئی تھی۔ جسم کو جیسے چونٹیاں نوچ رہی تھی، اس کا تنفس بگڑ رہا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے بار بار اپنے چہرے سے نادیدہ پسینہ صاف کرنے لگی۔ بدحواسی میں گھر سے نکل کر فرینک کے بار پہنچ گئی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ مسٹر پولو اسی وقت صفائی کر کے گھر کے لیے نکل رہا تھا۔ دروازے پر ہی مل گیا۔ ڈرگ دو پیکٹ کھو گیا۔ وہ دو پلیز۔ ہوپ کا کپکپاتا وجود دیکھ کے مسٹر پولو کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مکمل حواس کھو رہی تھی۔ اب اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ ڈرگ نہ ملی تو وہ مر جائے گی یا کسی حد سے گزر جائے گی۔ یعنی وہ بس تیار ہو چکی تھی ان کے کام کے لیے۔ ابھی تو نہیں میرے پاس، میرے ساتھ چلو تو۔ ہوپ تم یہاں کیوں آئی؟ اس سے پہلے کہ پولو اسے ساتھ چلنے پہ آمادہ کرتا اور وہ چل ہی پڑتی، فرینک کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ فرینک غصے سے ہوپ کو گھور رہا تھا۔ اس نے بار کے دھندلے شیشے سے ہوپ کو آتا دیکھا تھا۔ میں بس ابھی آئی تھی، تم جانتے ہو مجھے کیا بے چینی ہے؟ تم کل گئے تو دوبارہ چکر ہی نہیں لگایا تو میں۔ ہوپ اپنے حواس پہ قابو پا کے بول رہی تھی۔ میں بھی ہیلو ہائی کے لیے رک گیا۔ کیا تم نے بار میں کام چھوڑ دیا ہے؟ کہیں اور جاب کر لی ہے کیا؟ پولو بھی سرسری سے لہجے میں ان کی گفتگو میں حصہ دار بنا۔ فرینک نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے کہا ریسٹ کرے۔ ویل تم اندر آؤ ہوپ، فرینک نے بات سنبھال کے کہا اور اندر واپس چلا گیا۔ پولو نے ہوپ کو دیکھا۔ اس کا حسن پاگل کرا تھا، کم سن نازک سا وجود اور چمکتی ملائم جلد۔ وہ یقیناً ڈھیروں پیسہ دینے والی تھی، مگر اب انتظار کرنا باقی تھا۔ فرینک کی نظر میں آنے کے بعد ہوپ کو یہاں سے وہ نہیں لے جا سکتا تھا۔ میں ابھی کہیں نہیں جا سکتی، پلیز مجھے تھوڑی سی ڈرگ دو۔ اس نے فرینک کے جاتے ہی پولو کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سر ہلا کے کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے ایک چھوٹے سائز کا پیکٹ نکال گیا۔ ایک چھوٹا کارڈ بھی تھا۔ ہوپ نے پاگلوں کی طرح پیکٹ جھپٹا۔ یہ ابھی لے لو، مگر اگلی بار چاہیے ہو تو اس کارڈ پہ موجود ایڈریس پہ خاموشی سے آ جانا۔ جتنا چاہیے وہیں سے مل جائے گا ایک ساتھ، پولو نے سرگوشی میں کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ ہوپ نے تیزی سے پیکٹ کھولا، چٹکی بھر کے منہ میں ڈالی اور کچھ دیر تک اس کے مسلسل بے چین اعصاب کو سکون ملنے لگا۔ وہ قدم بڑھا کے اندر فرینک کے پاس گئی۔ وہ ڈرنک بنانے میں پوری طرح مصروف تھا۔ وہ اس کے فارغ ہونے تک وہیں اپنی مخصوص جگہ پہ قدرے اندھیرے میں کونے میں سمٹ کے بیٹھ گئی تھی۔ روبی کسینو کے سامنے آج رات کو زیادہ ہی ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سیاہ لیموزین رکتے ہی لنکس نے قدم باہر نکالا۔ دراز قد پہ مکمل سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، بلیک جینز پہ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک لانگ کوٹ اور بلیک لانگ شوز۔ چہرے پہ سیاہ ماسک لگا ہوا تھا اور ماسک پہ سفید رنگ میں لنکس کا پرنٹ سا بنا ہوا تھا۔ سبز آنکھوں میں اس وقت روشنیاں بھری ہوئی تھی۔ سنہرے براؤن سے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرائے وہ وہاں موجود ہر شخص کی پوری توجہ اپنی طرف کر چکا تھا۔ انتظامیہ نے دیکھتے ہی کسینو کے وی آئی پی روم میں اسے پہنچا دیا۔ ایڈمز اور کلارکنس کے ساتھ کچھ دوسرے مافیا وہاں شراب کے گلاس لیے بیٹھے تھے۔ اس کے داخل ہونے پر ایڈمز اور کلارکنس کرافٹ سے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ پہلوؤں میں نامکمل لباس پہنے حسینائیں بیٹھی تھی۔ وہ واحد تھا جس کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں آئی تھی۔ وہ اعتماد سے چلتا ہوا ایک سنگل صوفے پہ بیٹھتا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا گیا۔ پیٹر کلارکن نے ماتھے پہ بل ڈال کر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا۔ سنا ہے تم نے اپنے ایکلیپس بار پر بیٹ لگانے کا کہا ہے؟ گیمبلنگ نشہ ہے پیارے، اس میں مشکل سے کمائے اکلوتے اثاثے یوں لٹاؤ گے تو مافیا میں تمہارا نام تک نہیں بچے گا۔ جیز ایڈم نے اسے دیکھ کر کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ انداز میں وارننگ چھپی ہوئی تھی اور تمسخر بھی۔ وہ سمجھ گیا مگر ڈرا نہیں۔ شوق میں تو میں یہاں آیا ہوں اور شوق کی قیمت سستی کبھی نہیں ہوتی۔ سنجیدہ بے تاثر سے لہجے میں بولتا وہ انجان بن رہا تھا، سراسر بچہ بن رہا تھا۔ تمہارا شوق بس یہ خوبصورت لڑکیاں اور کنگز کے بار میں بیٹھ کر ڈرنک کرنا ہے۔
तुम झुक जाओ हमारे आगे और मान लो कि हमारे हिसाब से चलोगे तो सब मिलेगा मुफ्त में, पीटर क्लार्कन ने तमस्कुर से कहा और उन हसीनाओं का इशारा दिया था। वो बिना जवाब दिए बैठा रहा था। बैरी और राइजो हमेशा की तरह साथ थे मगर सर झुकाए खामोश खड़े थे। उसका यूं इग्नोर करना पीटर क्लार्कन को जहर लगा था। आज एक गेम करते हैं, बताओ किसके साथ होल्ड एम गेम खेलोगे? नो लिमिट गेम, बैट लगाओ, जीते तो जो बैट में लगा होगा वो तुम्हारा, प्लस अगली गेम तुम्हारी मर्जी से जिसके साथ जब चाहो खेलना, मगर हार गया तो एक्लिप्स हुई जीतने वाले का और तुम भी। जेज एडम ने उस बार संजीदगी से शर्त रखी। साफ जाहिर था उसे फंसाने की कोशिश की जा रही थी। पीटर क्लार्कन भी मुतवज्जा था। बैरी ने बेचैनी से पहलू बदला, उसके करीब हुआ। इग्नोर देम, डोंट लेट देम यूज यू, उन्हें नजरअंदाज करो, अपने आप को इस्तेमाल ना होने दो। बैरी ने सरगोशी में मना किया मगर वो बेतासुर से एडम और क्लार्कन को देख रहा था। क्लार्कन माफिया के बेताज बादशाह, कत्लो गारत में मशहूर एडम्स माफिया के शातिर तरीन लोग, गैम्बलिंग के माहिर। क्लार्कन से आज गेम कर ली जाए, आखिर माफियोसो किंग्स हैं, हारूंगा तो उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। उसने अचानक ही फैसला किया था। उसने बराह रास्त माफिया किंग्स को चैलेंज दे दिया था। उसके यूं पहले से हार मान लेने वाली बात पे पीटर क्लार्कन ने कहका लगाया, शातिर लगते हो, हाँ हारोगे तो सीखोगे, और अगर आज लक चल गया तो तुम डायरेक्ट क्राउन मांग रहे हो। जेज एडम ने उसे अंदर तक झांकने की नाकाम कोशिश की थी। उसने चैलेंज दिया था मगर क्राउन के लिए नहीं। वो संजीदा बैठा था, ना वो पुरजोश था ना परेशान। एक तो चेहरे पे मास्क था, ऊपर से आंखें ऐसी सपाट के उसकी अंदरूनी कैफियत समझने में मुश्किल हो रही थी। गेम बदल दी गई। अगले चंद मिनट में वो वीआईपी गेम रूम में बैठे थे। डीलर लड़की अपनी सीट पर पत्तों को फुर्ती और महारत से मिक्स कर रही थी। रोशनियों में पहली बार वो सामने बैठा था। चेहरा छुपा हुआ था मगर आंखों ने बता दिया जवान और खूबसूरत इंसान है। नो लिमिट होल्ड एम गेम थी मगर पैसे की जरूरत नहीं रही। क्लार्कन ने अपना रूबी बार बेट पर लगा दिया था और अब गर्दन अकड़ाए मुस्कुरा रहा था। उसने भी बिना रुके एक्लेफ्स पर बेट लगा दी। रूम में हर तरफ लगे कैमरों से दूसरे रूम में मौजूद एडम्स के अलावा और माफिया और गैंगस्टर भी बैठे हुए थे। सब जानते थे जीत पीटर क्लार्कन की है। वो ताश के पत्तों में माहिर था। वो सिर्फ जीज एडम से हारा ही नहीं था, वो सिर्फ जीज एडम से वो ताश के पत्तों में माहिर था। वो सिर्फ जीज एडम से ही हारा था, वरना रिकॉर्ड हाई था। कार्ड ऑफ प्लेयर्स, कार्ड ऑफ बैंकर्स, चेक। डीलर ने उनके पत्ते उनके सामने रखे और अपने भी निकाल के अपने पास रख लिए। पत्ते देख लो और फिर चाहो तो बेट पे गौर करो। पीटर इत्मीनान से बोलता हुआ उसे मौका दे रहा था। लिंक्स ने खामोशी से सामने टेबल पे बड़े पत्तों को घसीट के सामने किया, थोड़ा सा उठा कर देखा और सीधा कर लिया। आंखें वैसे ही सपाट रही मगर क्लार्कन की तेज नजर ने पहचान लिया। वो मायूस हुआ है। एक्लेप्स नहीं लगाना था बैट में, एक्लेप्स बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी बाजी लगा बैठे हैं हम। बैरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। परेशानी से चेहरे पर पसीना नमूदार हुआ। राइजो खामोश था मगर डरा हुआ वो भी था। पहला तजर्बा और वो भी ऐसा खतरनाक, उन्हें साफ नजर आ रहा था। लिंक्स ने जिद और अना में यह कदम उठाया। थिंक अगेन, आर यू रेडी टू लूज? फिर से सोचो, क्या तुम हारने को तैयार हो? पीटर ने कहका लगाया। दूसरे कमरे में बैठे सब मुस्कुरा रहे थे। लिंक्स ने पिछले कुछ वक्त में जो धाक बिठाई थी सब जाया हो चुकी थी। लिंक्स ने पत्ते उलट के रख दिए। 2 और 4 मिला के पूरे 6 नंबर थे। पीटर ने नजर जमा कर देखा और तफाकुर से मुस्कुराया। पत्ते उलट के सामने रखे। 6 और 3 नेचुरल 9, प्लेयर्स 6, बैंकर्स नेचुरल 9, बैंकर विन। डीलर ने पत्ते सामने रखकर संजीदगी से कहा। पीटर जीत चुका था। बैरी के बस सांस निकलने को थे। सोच लो, तुम्हें शायद जरूर हो कि तुम्हारा लक अच्छा है मगर ये ताश के पत्ते हैं, थोड़ी अकीदत और थोड़ी दिल लगी मांगते हैं। लक भी चलता है मगर चाल भी। पीटर क्लार्कन मसरूर सा बैठा था। डीलर भी मुस्कुरा रही थी। लिंक्स शायद अंदर से बेचैन हुआ हो मगर देखने वालों के सामने अब भी बेतासुर रहा था। तुम्हें सोचना है तो सोचो, मैं सोच के ही काम करता हूँ। कॉल। लिंक्स अब भी जिद पे अड़ा था। गेम जारी रखने का कहकर पीछे हटा। बैरी ने सर पीटा, झुककर उसे समझाना चाहा मगर वो उसे बोलने से रोक गया था। ओके, बैट लगाओ। पीटर उसका एक्लेप्स क्लब लेके उस पर तासुफ कर रहा था। लिंक्स ने बिना सोचे समझे इस बार अपने ऑफिशियल ऑफिस को भुला के एक्लेप्स कैसीनो और बार बैट पे लगा दिया। पीटर क्लार्कन को वो बस एक जिद्दी और
हुरमग्ज इंसान लग रहा था जो हार के मजीद जिद पे उतर आया था। पीटर क्लार्कन ने रूबी क्लब के साथ कसीनो बेट पे लगाया। रूबी कसीनो इस वक्त लंदन में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा था। लिंक्स ने रूबी कसीनो का सुनकर एक नजर पीटर क्लार्कन के मुस्कुराते चेहरे को देखा था। दिस मस्ट बी योर लास्ट स्माइल और मे बी दिस इज द लास्ट टाइम एम इन पब्लिक। ये तुम्हारी आखिरी मुस्कुराहट होगी। हो सकता है ये आखिरी बार है कि मैं लोगों में हूँ। लिंक्स ने दिल में सरगोशी की। एडम्स और दूसरे माफियोसो अब वहाँ शराब के घूंट भरते लिंक्स पे तासुब का इजहार कर रहे थे। डीलर ने बैट लगते ही ताश के दो पत्ते उनके सामने रखे, चार सबके सामने लाइन में उल्टे रखे और एक अपने पास रहने दिया। पीटर क्लार्कन ने ताश के पत्तों में जोश से झांका, मगर इस बार लिंक्स ने झांकने की भी कोशिश नहीं की। बहुत बड़ी बेट लगा बैठा था। अगर इस बार भी हार गया तो खाली हाथ यहाँ से जाता और साथ जिल्लत भी। अब वो खामोश साकिन बैठा था। बैरी और राइजो अंदर ही अंदर विश कर रहे थे कि हारे तो जरा इज्जत से। पीटर ने पत्ते उल्टे, एस और किंग थे। वो अबरू से उसे पत्ते उलटने का इशारा दे रहा था। लिंक्स ने भी पत्ते उलट दिए। दो एस थे जिनमें एक डायमंड एस था। पीटर क्लार्कन जरा संभल के सीधा हुआ, लबों की मुस्कुराहट सिमटी। बाजी उलट गई थी। टर्न योर कार्ड्स बिच। पीटर ने धार के डीलर को अपने पत्ते उलटने का कहा। लिंक्स की नजर अब भी पीटर पे जमी थी। वो बौखला रहा था। नतीजा अभी बाकी था। अभी डीलर के पत्ते बाकी थे, मगर लिंक्स के दो एस ने एकदम उसके जीतने के इम्कान बढ़ा दिए। दूसरे कमरे में भी कह के थम गए थे। क्लार्कन्स के चेहरे सपाट हो गए और अगर आज इस आम और नए माफिया से वो हारे तो क्राउन भी जाता और इज्जत भी। बैरी और राइजो के दिल रुक रुक के चल रहे थे और अगर कोई अब भी बेतासुर था तो वो था माफिया लिंक्स। डीलर ने पीटर क्लार्कन के गुस्से पे कपकपाते हाथ अपने पत्तों पे रख दिए। लियाम ने यूनी ज्वाइन कर ली थी। वो पहले भी अलग थलग रहता था, मगर अब तो कुछ ज्यादा खामोश रहने लगा था। सबने महसूस किया था वो कुछ बदला हुआ सा था। लगता था उसने अपनी फैमिली को अवॉइड करना शुरू कर दिया था। उसके बड़े भाई की शादी इसी दौरान तय पाई तो उसके रवैये ने मजीद फैमिली को परेशान किया था। वो मीडिया के सामने आने से गुरेज बरत रहा था। उसने फैमिली पिक्चर में खड़े होने से मना कर दिया। उसकी माँ एरिका और ब्राउन के लिए कैमरों के सामने मुस्कुराना मुश्किल तरीन हो गया था। प्रिंस लियाम को दुनिया जानती थी। अब उसका यूं छुपना या सामने ना आना लोगों को मुतवज्जा कर रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो लियाम? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसके माँ बाप ने थक कर पूछ ही लिया। वो अजीब था, मगर इतना अजीब होता जाएगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उसको सब फ्राहम किया जाता था, मगर फिर भी वो अब खाली खाली सा लगने लगा था। मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे आम जिंदगी जीनी है। मैं कोई आइडियल नहीं हूँ। मुझे रेड कारपेट पे वॉक नहीं करनी। मुझे न्यूज़ की हाईलाइट में नहीं आना। सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ रहा कोई? वो बददिल हो रहा था, चीख पड़ा, साफ लग रहा था गुस्से में है, उलझा हुआ है, परेशान है। You can skip this formality, but let us know if you feel alone or stressed. तुम ये फॉर्मेलिटी रहने दे सकते हो, लेकिन अगर अकेलापन या परेशान महसूस करो तो हमें बताना। वो नरमी से बोल के चले गए। वो बेतासुर सा बैठा रहा। यह सब रोशनियाँ और शोहरत उसे उस चमकती दुनिया से बेजार कर रही थी। उसे सब चेहरे फरेब लग रहे थे। उसे बनावटी मुस्कुराहटें और हंसी जहर लग रही थी। उसे लगा किसी रोज़ इस मसनूई दुनिया में दम घुटने से मर जाएगा और उसे यकीन था उसकी मौत पे रोने वालों में आधे से ज़्यादा लोगों की आंखों में जज्बातों एहसासात से आड़ी पानी होगा। उसको याद करने वाले गिने चुने लोग होंगे। वो जानता था उनकी ज़िंदगियाँ जितनी कीमती हैं, मौत उससे कहीं ज़्यादा सस्ती होगी। वो प्रिंस लियाम और ब्राउन था, मगर उसे ये पहचान उसे अब बेजार कर रही थी, बहुत से कहीं ज़्यादा। वो अजीब बेचैनी में मचलता किसी अपने आलीशान घर की सबसे ऊंची छत पे खड़ा हो गया। गहरे गहरे सांस भरता वो यहाँ से कूद जाने के लिए मचल रहा था, और शायद वो कूद ही जाए, उसे कोई रोकने वाला ही नहीं था वहाँ। तुम सिर्फ उसके सामने जाओगी इस वक्त जब वो अपने कसीनो में जा रहा होगा। तुम बस उसे रुकने पे मजबूर करोगी। उसे कह देना उसके बार में डांसर बनना चाहती हो। वो तुम पे गौर करेगा। वो तुम्हें देखकर इस बात पे ज़रूर गौर करेगा। बस इतना कहना कि क्लब्स के बार में डांसर बनना तुम्हारा ख्वाब है। फ्रैंक उसे संजीदगी से समझा रहा था। होप सर हिलाती रही। उसे भी बस सामना करना था। क्या वो मुझे बार में जगह देगा? उसमें इससे मैं उसके करीब हो सकूंगी? वो यकीन धानी चाह रही थी। फ्रैंक ने सर हिलाया। वो ज़रूर मुतवज्जा होगा, तुम यकीन रखो। फ्रैंक ने उसके टिटका देने वाले हुस्न से वाकिफ था। मैं क्लब ड्रेसिंग करके जाऊंगी तो ज़रूर वो अट्रैक्ट होगा। मैं शॉर्ट ड्रेस करूंगी और मैं वो सारा प्लान करके बैठी थी। उसकी बात पे फ्रैंक बेचैन हुआ। वो शॉर्ट लिबास पहन के लंदन की शाम में निकली तो लिंक्स एक तरफ सभी मुतवज्जा हो जाने वाले थे। अगर लिंक्स ने उसे डेट ऑफर कर दी और अगर वो कुछ इतना ही मुतवज्जा हो जाए तो
लंदन में डेटिंग साफ साफ ब्रूटल गेम होती थी। होप जैसी नाजुक और कम उम्र लड़की के लिए नहायत खतरनाक। बिल्कुल नहीं, तुम डिसेंट पहनोगी, तुम शैगी पैंटों पर हुडी पहनोगी, तुम बस टी शर्ट ऐसी पहन लेना जो थोड़ी फिटिंग होगी और बस। फ्रैंक ने सख्ती से मना किया। होप उससे मुत्फिक नहीं थी, मगर उसे चुप होना पड़ा। उसे याद था टीरा कहती थी जितना जिस्म नजर आएगा उतना तवज्जो बढ़ेगी। फिर फ्रैंक की बात, लेकिन एतराज पर वो उसे उसी के घर में बंद कर देता। उसे याद था टीरा कहती थी जितना जिस्म नजर आएगा उतना तवज्जो बढ़ेगी। फिर फ्रैंक की बात, लेकिन एतराज पर वो उसे उसी के घर में बंद कर देता। फ्रैंकफर्ट ऐसा ही हक जताता था और वो उसमें खुश थी। बैरी और राइजो के दिल रुक रुक के चल रहे थे। अगर कोई अब भी बेतासुर था वो था माफिया लिंक्स। टीलर ने पीटर क्लार्कन के गुस्से पे कपकपाते हाथ अपने पत्तों पे रख दिए। पहला एस, फिर किंग। क्लार्कन के लबों पे मुस्कुराहट फैल रही थी। बाजी उसी के हाथ में थी। अभी जीत के फैसले का पत्ता बाकी था, मगर वो दो किंग और एस के बाद जानता था अब अगर वो एक एस भी ले जाए तो हारेगा। डीलर ने एक और पत्ता पलटा, एस था। क्लार्कन और बाकी सब संभल के बैठ गए। लिंक्स की तेज नजरें पत्ते पे थी। उसे लगा वो किंग है, उसे यकीन था वो किंग है। आखिरी पत्ता पलटा और हर तरफ हैरत के पहाड़ टूट पड़े। किंग डायमंड था। लिंक्स जीत गया था। क्लार्कन हर तरफ से भारी रहकर भी हार गया। लिंक्स को गरूर था, वो पत्तों को अंदर तक पहचान लेता है। वो गलत नहीं था। बैरी और राइजा खुशी से चीख पड़े। डायमंड किंग बाकी सब किंग्स का भी किंग होता है। लिंक्स ने किंग डायमंड का पत्ता उठाकर पीटर क्लार्कन के सामने फेंका। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा उठाकर लिंक्स को देखने लगा। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। पहला और ज़रूरी सबक यह था कि अगर तुम किंग हो तब भी किसी नए इंसान को आजमाने से पहले उसके हुनर को चैलेंज मत करो। वो जता रहा था उसकी बात और भारी आवाज़ पर दूसरे कमरे में भी सबको सांप सूंघ गया। That was it's tricky game. I'm sure he was fooling around. पीटर क्लार्कन ने खड़े होकर धारते हुए उस पर इल्जाम लगाया। राइजो अपने ऊंचे कद काट के साथ क्लार्कन के बिल्कुल सामने होकर उसे घूरने लगा। I am king now, king of La Cosa Nostra. Show some respect and you are welcome in this casino. मैं अब बादशाह हूँ, ला कोसा नोत्रा का बादशाह। इज्जत करो और तुम सबको इस कसीनो में खुश आमदीद। लिंक्स ने खड़े होकर अपनी भारी सपाट आवाज में कहा। एक नज़र कैमरे को देखा, यानी बता दिया। दीवार के दूसरी जानिब बैठे सब लोग जान लें